किस तरह से आप देखते हैं 2026 को? उथल पुथल से भरा हुआ वर्ष। उस तरह 2026 में जगह जगह प्राकृतिक आपदाएं, तूफान, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी का फटना, हो सकता है आकाश से उल्कापात भी हो जाए कहीं बड़ा भारी। और आपने सुना होगा कि बहुत से कंट्रीज ने न्यू न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने शुरू किए हैं और अपने भी मैं बता दूं कि 2026 के जून जुलाई तक किसी भयंकर युद्ध की आशंका मिडल ईस्ट या यूरोपियन कंट्री में दिख रही है कि हमारे भी जो राजा हैं मई के बाद उनका भी रौद्र रूप देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स शेयर मार्केट में 2026 में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं मेंशन कर रहा हूँ शेयर स्टॉक स्पेसिफिक। पिछले 4-5 साल में शायद थोड़े रणबीर जी डल गए। समय इनका अच्छा है, इनकी अगली धुरंधर भी धुरंधर ही निकलेगी। सलमान जी का जन्मदिन आने वाले 27 दिसंबर को, ये 60 के हो पर ये सठिया नहीं रहे, आज भी 25 साल के लड़के की तरह स्मार्ट है। अगली बात आमिर खान की करना चाहेंगे। अगर ये कब्रिस्तान में एक हैंडपंप लगवा दें तो इनके सितारे और बुलंद हो जाएंगे। चाहे वो विराट कोहली का रिटायरमेंट हो या और भी दूसरी बातें हो, इंक्लूडिंग ट्रम्प, तो हम आपके मुंह से ही सुनना चाहेंगे। मुझे तो पता है कि कौन से ऐसे प्रेडिक्शंस हैं जो आपके एकदम सटीक हुए हैं, दर्शक क्यों सुने आपको? आप ये देखिए, दो इंसानों की शक्ल नहीं मिलती है, दो भाइयों का भाग्य नहीं मिलता है एक जैसा। अमिताभ बच्चन का नाम सुना है आपने, एक अजिताभ बच्चन भी हैं इनके छोटे भाई, उनका एड्रेस मालूम है आपको? ये क्या भेद है? जो लोग प्रेम ढूंढ रहे हैं उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? नहीं, मैं योग नहीं कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं संवाद ही। लेकिन जिनके साथ आज संवाद करने जा रहे हैं बड़ी अच्छी बातें बताते हैं, बड़े ही आचार विचार से जुड़ी हुई बातें, और ऐसी बातें जो आपके जीवन की गाड़ी को एक बहुत ही स्मूथ राह पर ले आती हैं। और मेरी अपनी खुद की आस्था इस विद्या में, जिस विद्या के बारे में आज हम बात करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं एकदम ग्रहण करने के मोड में हूँ, जहाँ पर मैं सिर्फ सुनूंगा और ग्रहण करूँगा। हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र, डॉक्टर हिमांशु राय, वो ये कहते हैं कि सीखना या ग्रहण करना, जब आप उस मोड में जाते हैं तो उसमें भी आप क्या लेके जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। घड़ा लेके जाएंगे तो बहुत कुछ ग्रहण करेंगे, सुराही लेकर जाएंगे तो कम ग्रहण करेंगे। तो आज मैं मटका लेकर अपने साथ आया हूँ, जहाँ पर मैं सिर्फ सुनूंगा और इस विद्या के माध्यम से कितने लोगों का उत्थान हो रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। हमारे साथ संवाद कर रहे हैं डॉक्टर राकेश कथूरिया जी। नमस्कार। हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला सवाल जो मैंने आपके सुपुत्र से भी पूछा था, डॉक्टर श्री संजय कथूरिया जी से, कि भाई हम आपकी क्यों सुने, ये सवाल हमने उनसे पूछा था, क्योंकि वो सबसे कहते हैं कि 40 साल में आप रिटायर हो जाइए। तो हमने उनसे पूछा आप कैसे ऐसा कह सकते हैं, हम क्यों सुने आपकी। तो अब हम आपसे भी यही पूछना चाह रहे हैं, हिमाकत कर रहे हैं कि ज्योतिष विद्या के बारे में हम आपसे क्यों सुने। ऐसा मुझे तो पता है कि कौन से ऐसे प्रेडिक्शंस हैं जो आपके एकदम सटीक हुए हैं, पर फिर भी हमारी दर्शकों की जानकारी के लिए कि हम क्यों दर्शक क्यों सुने आपको। विघ्न हरता सुख करता सिद्धि विनायक के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए जी, हम आज का संवाद प्रारंभ करते हैं जी। बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है आपने कि इतने व्यस्त दुनिया में जब किसी को कोई समय ही नहीं है, जी जी, वो दूसरे की क्यों सुने, और ख़ास करके इस टॉपिक पे। तो थोड़ा सा मैं अपना परिचय दूं कि मैं एक विज्ञान का छात्र रहा हूं। मैंने एमएससी केमिस्ट्री की है। अरे बाप रे। पूरा वैज्ञानिक तरीके से, और मेरे हमेशा जो पोजीशन रहती थी पढ़ाई में, टॉप पे रहती थी, और थ्रू आउट मैं नेशनल स्कॉलरशिप पाता रहा हूँ।
दूसरी बात, मेरी सोच हमेशा उत्सुकता से भरी हुई होती रही है। मैं जो वैज्ञानिक तथ्यों से हर कारण को जानना और समझना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने बॉम्बे के नरसिम्हा मोंजी इंस्टीट्यूट से MBA HR की नौकरी करते करते, और मैंने जो नौकरी की है भारत सरकार की नंबर 1 कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। ONGC। उसमें मल्टी लोकेशंस पे, मल्टी पोजीशंस पे जो है मैंने नौकरी की है, और एज ए जनरल मैनेजर लॉजिस्टिक में मुंबई से ही रिटायर हुआ। और जो हम आकाश को तो ऊपर तक देख लेते हैं, लेकिन हमने वो विद्या सीखी विज्ञान में कि जो हम पाताल में भी बड़े गहरे देख लेते थे अपनी टेक्नोलॉजी से, और जो तेल और गैस के कुएं खोदे जाते हैं, ऑयल वेल ड्रिलिंग, उसमें जो सबसे गहरा कुआं खोदा हमने, एक जना नहीं खोद सकता, पूरी टीम होती है। और वो कुएं की गहराई थी 5,555.55 मीटर्स, यानी कि 5.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहरा। बाप रे। और हम उसको समझते हैं, और इतनी गहराई से तेल और गैस का उत्पादन किया जाता है देश में, और बॉम्बे हाई के गहरे समुद्र से किया जाता है, और जिससे देश में सबके चूल्हे जलते हैं, हर घर में हर एक की गाड़ियाँ चलती हैं, वायुयान चलते हैं। मैंने वो विद्या और वो विज्ञान सीखा और वो काम किया है पूरी जिंदगी। अब मेरी उत्सुकता होती थी ग्रहों के बारे में। हमारे वैदिक ज्योतिष में सतयुग से ही ग्रहों का पूरा वर्णन है। अब वैदिक ज्योतिष है क्या? वैदिक ज्योतिष एक भचक्र की बात करती है जो 360 डिग्री का है, और उसमें 12 भाव हैं, हर भाव 30 डिग्री का है। 12 ही राशियां हैं, हर राशि 30 डिग्री की है। 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये इनकी पूरी बॉडी है। ये ग्रह दिखते हैं समय समय पे, और सूर्य और चंद्रमा तो हमें रोज ही दिखते हैं, और वो जीवन का आधार है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, शैडो प्लेनेट हैं। ये दिखते नहीं, लेकिन इनका प्रभाव इस कलयुग में बहुत ज़्यादा है। और वैदिक में 27 नक्षत्र होते हैं, यानी कि 12 राशियां, 12 भाव, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र। हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। 27 से गुना कर दीजिए, ये भी 360 डिग्री आता है। तो मानव जीवन पे 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्रों का जो प्रभाव है, उसके अध्ययन को ही वैदिक ज्योतिष कहा जाता है। और जो आज की एस्ट्रोनॉमी है जी, वो कॉपरनिकस, गैलीलियो से शुरू होती है। कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 600 साल पुरानी है। जब जो गैलीलियो टेलीस्कोप का आविष्कार कर रहे थे ताकि ऊपर दूर तक देख सकें, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा से पढ़े हुए थे, और आज के एस्ट्रोनॉमी के जनक माने जाते हैं। उनसे पहले कॉपरनिकस ने भी थोड़ी रिसर्च कर दी थी, और गैलीलियो जो है वो इटालियन थे। जी। जब वो दूरबीन बना के कुछ ढूंढने की बात कर रहे थे, और उन्होंने देखा आकाश में कुछ काले काले धब्बे, और उन्होंने जो भी इंटरप्रेट किया, चर्च ने, कैथोलिक चर्च ने उनको सजाए मौत सुनाई थी। और उनके समकालीन भारत में थे गोस्वामी तुलसीदास जी,
जो वो टेलीस्कोप ढूंढ रहे थे, तुलसीदास जी किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं लेके आए थे, जी। कोई टेलीस्कोप नहीं था, और वो डंके की चोट पे कह रहे थे, युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फली जानू। जी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। और नासा ने युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु कहते हैं सूर्य को, जी। युग सहस्त्र योजन पे, तो जो वो डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस पे भानु है, उसको उन्होंने मधुर फल जान के निगल लिया, हनुमान जी ने। बोलो बजरंग बली की जय। जी। अब आज नासा ने जो डिस्टेंस सूरज का ढूंढा, बिल्कुल वही है। इसलिए आपको मुझे सुनना है कि मैं साइंस और हमारे वैदिक को क्यों टैली कराता हूं। हमारा वैदिक जो है ना, जनरेशंस एंड शताब्दियों से कहीं आगे बढ़ा हुआ है। आज की साइंस उसके सामने अभी भी बहुत छोटी है, वो इतना विशाल है। आप ये देखिए, दो इंसानों की शक्ल नहीं मिलती है डिट्टो, दो भाइयों का भाग्य नहीं मिलता है एक जैसा। अमिताभ बच्चन का नाम सुना है आपने, एक अजिताभ बच्चन भी हैं इनके छोटे भाई, उनका एड्रेस मालूम है आपको? ये क्या भेद है? एक रंक है, एक राजा है, एक कुरूप है, एक अद्वितीय सुंदर है। इन सब को ढूंढने के लिए वैदिक जो हमारा शास्त्र है, ज्योतिष है, उसका अध्ययन कीजिए, सब जवाब आपको मिलते हैं। आपकी संसारिक जो समस्याएं हैं, उनसे निजात पाने के लिए आपको उपाय मिलते हैं। जीवन को सहज और सरल करने के लिए, अध्यात्म में डूब जाने के लिए आपको गुरु और मार्ग मिलते हैं। वैदिक ज्योतिष पर तो आपने बता दिया, अब आप एक और पद्धति अपनाते हैं जिसको कहते हैं लाल किताब। हैं दोनों अगर देखा जाए तो विपरीत दिशा में जाते हैं, मतलब लाल किताब वाले वैदिक ज्योतिष की आलोचना करते हैं, वैदिक ज्योतिष वाले लाल किताब की आलोचना करते हैं। आप दोनों को समाहित करके चल रहे हैं। तो पहले तो लाल किताब के बारे में बताएं, और ये कैसे हुआ जहाँ पर दो, अब आइडियोलॉजीज कह लें या पद्धतियाँ कह लें, जो एक दूसरे के विपरीत मानी जाती हैं या जिसमें लड़ाई चलती है आपस में, वो उनको आप एक साथ कैसे ले आए? सबसे पहले तो लाल किताब क्या है और इसमें क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस है, क्या किस तरह से आप इसको पढ़ते हैं, वो बताएं, और फिर ये बताएं कि इन दोनों को साथ लाने का ये विचार कैसे आया। देखिए, लाल किताब ज्योतिष जो है जी, ये अद्भुत है, और ये कहीं खो गई थी। लगभग 100 साल पहले एक महान हमारे विद्वान और ज्योतिष हुए पंडित रूपचंद जी जोशी, पंजाब में जालंधर के पास फरवाना विलेज में, वो अंग्रेजों की सर्विस में थे, और कहीं अविभाजित भारत के पंजाब में किसी लाइब्रेरी में वो अरेबिक में थी। उन्होंने उसका अध्ययन किया, तो उन्होंने कहा ये तो अद्भुत है, जनमानस को समस्याओं को समाधान करने के लिए, और बहुत सरल उपाय और सस्ते उपाय। तो उन्होंने उसका अध्ययन करके उर्दू और अरेबिक में ट्रांसलेट किया। पहले उन्होंने लाल किताब के अरमान, फरमान, फिर लाल किताब गुटका 1942 में, और 1952 में वो किताब जो है फाइनली उन्होंने एकदम बड़े साइज में दे दी, अध्ययन करके सारी चीज़ें। पर वो उसमें फ्रेजेस हैं, और आज की जनरेशन को अरेबिक और उर्दू समझ नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, मेरे पूर्वजों को आती थी, तो थोड़ी बहुत ही हम उनसे समझ लेते थे। आज बहुत से विद्वानों ने उनका ट्रांसलेशन हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में करके, और ये पिछले 30-35 साल में प्रचलित हुई है। सोशल मीडिया के साथ इसका एक्सप्लोजन हो गया, तरह तरह की भ्रांतियां आ गई कि ये तांत्रिक है, ये रावण ने दी है, ये उसने दी है, अरेबिया से आई है। तब मैं आपको इसके बारे में स्पष्ट करता हूँ। पहली बात, जो मैंने अभी आपको नवग्रह बताए, उन नवग्रहों के देवता वेल डिफाइंड हैं लाल किताब में। सूर्य के देवता कौन है? विष्णु जी।
उनके बिना क्या जीवन की कल्पना आप कर सकते हैं? आपको पता है आपकी आयु कितनी है? हर एक को अपनी उम्र जी पता होती। जी जी। अब उम्र को आपने काउंट किया कैसे? वो गिनती कहाँ से आई? आप कहते हैं मैं 50 साल का हूँ, आपने कैसे 50 गिने? मुझे वो समझा दो। पहले तो ये समझा दो कि 50 गिने क्यों, वो 45 या 60 क्यों नहीं है, 50 ही क्यों है? तो ये सूर्य का मूवमेंट है। जब वो आपका जन्म जब हुआ, जिस डिग्री पे सूरज था, जब वो उसी राशि में उस डिग्री पे आता है, उस दिन आपका 1 साल पूरा हो जाता है। तो क्या यहां से ज्योतिष शुरू नहीं हो गई? सूर्य ग्रह मंडल का राजा है और देखा जाए तो ब्रह्मांड का भी राजा है। तो लाल किताब ने उसे माना है भगवान विष्णु, चंद्रमा भगवान शिव, मंगल हनुमान जी, बुध मां दुर्गा, बृहस्पति ब्रह्मा जी, शुक्र माता लक्ष्मी जी, शनि भैरव बाबा, राहु माता सरस्वती, केतु हमारे गणपति जी सिद्धि विनायक। अब बताइए कि अरेबिया में इन देवी देवताओं को कौन फॉलो करता है? करता है कोई? तो अरेबिया से तो ये आ ही नहीं सकती। इसका मूल ही उद्गम यहां से है और इसका आधार भी वैदिक ज्योतिष है। लाल किताब ये कहती है कि मैं ना तो राशि में बिलीव करती हूं, ना नक्षत्र में बिलीव करती हूं। कुंडली जिस तरह से वैदिक में बनती वैसे ही बनाई जाती है। उसमें जातक का नाम, जातक का जन्म का समय, जन्म की तिथि और स्थान, कुंडली बन जाती। वो कहते हैं कुंडली को इमेजिन करो 3 डायमेंशनल, उसको मैंने समुद्र में डुबो दिया, भाव तैरते रहे, ग्रह तैरते रहे, राशियां और नक्षत्र समुद्र में डूब गए। इसलिए लाल किताब का एक नाम समुद्रिका भी है। वैदिक बात करती है राशि की, लगन की, यानी कि जिस समय जातक का जन्म हुआ, मान लीजिए ईस्ट होराइजन पे सिंह लगन, 12 राशियां हैं, सिंह लगन, सिंह राशि उदित हो रही थी, तो उसका लगन क्या हुआ? सिंह। उस समय मान लीजिए चंद्रमा कुंभ राशि में था, तो उसकी राशि कुंभ हो गई। यानी सबसे टॉप पे उसकी कुंडली में सिंह के लिए 5 लिखा जाता है। कहीं राशियों के नाम नहीं होते, 1 से 12 तक गिनती लिखी होती है कुंडली में। तो ऊपर 5 आ गया, 7वें घर में कुंभ राशि है तो वहां चंद्रमा आ गया। और चंद्रमा मान लीजिए शतभिषा नक्षत्र में है, तो उसका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ। और शतभिषा नक्षत्र राहु का है, तो यानी जैसे ही आपका जन्म हुआ राहु के नक्षत्र में, तो आपकी जो जीवन है वो अनलॉक हो गया, आपका जीवन खुल गया और आपकी जो महादशा है वो राहु की महादशा से प्रारंभ हुई। तो ये भेद है नक्षत्र का। अब लाल किताब तो मानती नहीं। लाल किताब ये कहती कि 5 लिखा था कुंडली पे ऊपर, मैंने डुबो दिया, वो गिनती तो डूब गई। अब मैं ये मानूंगा कि यहां 1 है। ये काल पुरुष के पक्के घरों को लेके चलती है। तो पहला पक्का घर काल पुरुष का सिर है, उसका जो मालिक है वो मंगल है, क्योंकि पहली राशि जो है मेष, उसका मालिक मंगल होता है, कनेक्टिविटी वही है। लाल किताब का आधार वैदिक ही है, लेकिन उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन है। उसका कारक सूर्य है। लाल किताब पक्के घर और उसके मालिक और कारक दोनों की बात करती है, क्योंकि जो सूरज है वो पूरा आपका जीवन है। तो उसका कारक वो है। जो पहला पक्का घर है वो शरीर पूरे को भी दर्शाता है। दूसरा पक्का घर वृषभ राशि है, तो उसका स्वामी तो हो गया शुक्र, लेकिन ये आपका परिवार है, आपकी वाणी है, आपका धन है, आपका मान सम्मान है, आपकी जीविका है। तो इसका कारक गुरु को माना गया। तीसरा पक्का घर वो जो है बुध की राशि मिथुन है, और ये काल पुरुष के कंधे आ गए यहाँ। लेकिन इसका जो कारक है वो मंगल है,
क्योंकि आप जो अपना शौर्य दिखाते हो, ताकत दिखाते हो, तो हाथों से दिखाते हो। स्किल भी चाहिए, ताकत भी चाहिए। आपने तीर मारना है, कोई 100 मीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट है, पहली बात तो आपने स्किल हो कि निशाना वहीं लगना चाहिए। दूसरी बात, आपकी इतनी ताकत होनी चाहिए तमंचा खींचने में कि वो 100 मीटर चला जाए। मैं जा तो बिल्कुल सही रहा था, लेकिन थोड़ा पीछे रह गया, कोई बात बनी नहीं ना। या गया तो 100 मीटर, लेकिन जहां लगना था उससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, निशाना चूक गया। तो ये वो है कारक और मालिक के संबंध बता रहा हूं। चौथा पक्का घर भूमि भवन माता वाहन का सुख है, कर्क राशि है, उसका स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्रमा माता होती है, इसका जो मालिक है वो भी चंद्रमा है, कारक भी चंद्रमा है। माता अपने और बच्चों के बीच में कोई इंटरफेरेंस दूसरे का चाहती ही नहीं है। तो ये भेद है। पांचवा पक्का घर आपकी बुद्धि है, ब्रेन है, हायर एजुकेशन है, आपकी अथॉरिटी है, आपके बच्चे हैं, आपका रोमांस है, आपका ज्ञान है और बहुत कुछ है। तो पांचवी राशि सिंह, उसका मालिक सूरज, यानी पांचवें के पक्के घर का जो मालिक है वो सूरज है। जबकि जब हमने वैदिक से कुंडली बनाई थी वो सूरज की राशि आई थी लगन में। हमने नहीं माना कि ये सूरज की राशि, हमने पांचवें पक्के घर को सूरज की मालिक माना है, सूरज को मालिक माना है, उसका पक्का घर है। लेकिन फिर ये ज्ञान है, संतान है, तो उसका कारक तो गुरु है। यानी पांचवें पक्के घर का मालिक सूर्य और कारक गुरु है। और जिसके पांचवें पक्के घर में गुरु बैठा है, बहुत बढ़िया, उसका उत्थान उसका गुरु करा देता है, उसका जो है जीवन सफल बना देता है। और इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण है योगी आदित्यनाथ जी। उनके पांचवें पक्के घर में धनु राशि का गुरु है, और वो गुरु आश्रम में, गुरु चरणों में गए, और आज क्या है दुनिया जानती है। ये कारक होता है। छठा पक्का घर कन्या राशि है, कारोबार की राशि है, कम्युनिकेशन की है, स्किल की है। आज का सोशल मीडिया सारा उस पर छाया हुआ है, कन्या राशि पे और राहु पे। क्योंकि जो सोशल मीडिया है उसका सारे का जो कारक है बुध और राहु है। पक्का घर तो वो छठा जो है ऋण रोग शत्रु का घर है, उसका मालिक तो बुध हो गया, लेकिन उसका कारक बुध के साथ साथ केतु भी है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने राहु केतु को कोई लॉर्डशिप तो दी नहीं किसी राशि की, लेकिन यहां उन्होंने कारक बनाया। सातवां पक्का घर पति पत्नी का घर है, प्यार का घर है, ये सृजन है। यहां से इसका मालिक तो शुक्र है, सातवीं राशि तुला। लेकिन अब दाम्पत्य में अकेला क्या कर लेगा बंदा, इसका कारक शुक्र और बुध दोनों हैं। तो जो शुक्र है, पहले हम घरों में चक्की देखा करते थे, बड़ी आम बात थी, और थोड़ा छोटा मोटा काम लेडीज उस पर आटा भी पीस लेती थी, दल लेती थी, दलिया बना लेती थी। आज वो जगह मिक्सी ले गई, ग्राइंडर। तो आज की जनरेशन को चक्की का पता ही नहीं होगा। चक्की का जो नीचे वाला हिस्सा है वो शुक्र है, जो फिक्स रहता है, जो उसके ऊपर घूमता है हत्थे से पकड़ के, वो बुध है। तो कारक शुक्र और बुध दोनों हैं, दोनों पार्ट होंगे तो बीच में दाना पिसेगा। तभी कबीर जी कह गए हैं, चलती चक्की संसार की देख कथुरिया रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और ये संसार की चक्की अविरत चल रही है, और उसमें पिस भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। आठवां पक्का घर ये आपकी आयु है और मृत्यु भी है, और ये शमशान घाट है। अब यहां आठवें पक्का घर जो ये वृश्चिक राशि है, इसका मालिक तो मंगल है, लेकिन इसका जो कारक है, यहां से मृत्यु डिसाइड होनी है, आपकी लॉन्गेविटी डिसाइड होनी है, यानी जीवन और मरण का प्रश्न है ये आपका और जीवन के संघर्ष है, इंट्यूशन है। अगर यहां सिर्फ कारक जो मालिक है उसी को कारक बना दिया, वो बायस्ड हो सकता है। तभी जब किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो 3 जजेस की बेंच बनती है कोर्ट में, तो इसका कारक जो है मंगल भी है, शनि भी है और चंद्रमा भी है।
अब आपको फर्क समझ आ रहा होगा कि लाल किताब और वैदिक में क्या फर्क है। जब हम उसके साथ कारक अटैच करते हैं ना, उसकी क्लैरिटी बहुत बढ़ जाती है। और आपने सोचा यहाँ तो कारक में चंद्रमा भी है, माता है, महिला है, बड़ी सॉफ्ट होगी। ये बड़ी गलतफहमी है लोगों की। आप देखिए न्यायालय कोर्ट के बाहर ये जो लेडी होती है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई तराजू पकड़े, वो लेडी होती है। और हमारे सनातन में कहा जाता है जो न्याय की जो पराकाष्ठा है उसके लिए पता है क्या कहते हैं? दूध का दूध, पानी का पानी, यानी चंद्रमा। और अब आप थोड़ा और गहराई में उतरिए। हमारे देश में पिछले साल ही महिला सशक्तिकरण का बिल पास हुआ है। अगले जो इलेक्शन आएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन, उसमें 1/3 सीट पार्लियामेंट और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए रिजर्व हो चुकी है। ये 8वें पक्के घर में 3 जजेस में 1 महिला है, चंद्रमा। ये कनेक्टिविटी 1/3 ही क्यों दिया पार्लियामेंट में, आधा क्यों नहीं दे दिया, 50%? ये कनेक्टिविटी, लाल किताब आपको त्रिनेत्र खोलती है, ब्रह्मांड के साथ आपकी परिस्थितियों के साथ जोड़ देती है। 9वां पक्का घर, ये गुरु का पक्का घर, धनु राशि है। ये ज्ञान का, गहराई का, फिलॉसफी का, स्पिरिचुअलिटी का भंडार है। और ये आपका भाग्य भी है। ये आपके गुरु जी का आश्रम है। तभी लोग जो रेगुलर गुरु आश्रम में जाते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत सरल, बहुत अच्छी चलती है। और गुरु अपनी राशि में अब यहीं बैठा है 9वें पक्के घर में, वो इंसान अलग ही दिखेगा। उसकी जो सोच होगी बहुत प्योर होगी, बहुत इथिकल होगी, सच्चाई से भरी होगी। और वो जिस भी क्षेत्र में होगा वो बहुत तरक्की करेगा। और बाई चांस यहाँ अगर चंद्रमा भी साथ बैठ गया, जो 4थे पक्के घर का मालिक है, तो ये गज केसरी योग बनता है। इस पे लाल किताब और वैदिक दोनों सहमत हैं। और लाल किताब ये कहती है कि जिसके 9वें पक्के घर में चंद्रमा है, ऐसा जातक, स्टेटमेंट देती है इन्वर्टेड कॉमास और अंडरलाइन में, ऐसा जातक चाहे कितने भी गरीब घर में क्यों ना पैदा हुआ हो, बड़ा होते होते जहाज़ों का मालिक हो जाएगा। और मैंने अपनी लाइफ में देखा है, गरीब परिवारों से बच्चे आए हैं जिनके 9वें में चंद्रमा है, वो बड़े बड़ी पदों पे पहुंच गए, बहुत समृद्ध हो गए, सेलिब्रिटी बन गए। क्योंकि मुझे तो लगभग 50 साल हो गए इस क्षेत्र में, तो 50,000 से ज़्यादा कुंडलियां मैं अब तक कर चुका हूँ। 10वां पक्का घर, ये आपका कर्म स्थान है, शनि जी की राशि है मकर। इसके जो कारक हैं शनिदेव जी हैं, मालक भी शनिदेव जी हैं, लेकिन अकेले नहीं, साथ में कारक सूर्य भी हैं। क्योंकि यही स्थान सत्ता का स्थान है, पार्लियामेंट है, सीनेट है। राजा को यहां से बैठ के राज करना है। जो सूरज ग्रहमंडल का राजा है, और शनि जो है प्रजा है। अगर प्रजा है और राजा नहीं है तो एनार्की हो जाएगी, जैसे आजकल बांग्लादेश में हुई है, श्रीलंका में हुई है। देखिए आप त्रिनेत्र खोलते हैं लाल किताब। और अगर राजा है उसके पास प्रजा नहीं है तो वो क्या करेगा? यानी कारक दोनों क्यों हैं, आज की परिस्थितियां उसको समझाती है। 11वां पक्का घर कुंभ राशि है, शनि की ही है, लेकिन यहां शनि मालिक है सिर्फ, कारक यहां गुरु है। अब गुरु कारक कैसे है यहां? क्योंकि ये कोर्ट का रूम है, न्याय व्यवस्था है। अब जज काला कोट पहन के बैठा हुआ है, अथॉरिटी वो है, मालिक वो है, लेकिन वो जहां कहीं कोई वारदात हुई है, मौकाए वारदात पे जज साहब तो नहीं थे, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। भाई जब आपने कुछ देखा नहीं, आप डिसीजन देने वाले कौन होते हो? किस आधार पे दे रहे हो? तो उनका आधार होता है जब वो जजमेंट देते हैं कि गवाहों की गवाही के आधार पे। अब कोर्ट में गवाह जब गवाही देता है, अपने धर्म की कसम खाता है और बोलता है मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।
तो जब ये बात आती है तो ये गुरु की बात है, क्योंकि धर्म जो है वो गुरु है। यानी जो पूरा शनि का डिसीजन है वो गवाह पे, यानी उसकी जो गुरु की कसम खाई उस पे, इसलिए कारक गुरु है। अगर गवाह ने झूठी गवाही दे दी तो जो बेकसूर मारा जाएगा, कसूरवार बच जाएगा, और इसकी जो अलामत लगेगी वो उनको छोड़ेगी नहीं, जन्मों तक नहीं छोड़ेगी। और इसीलिए लाल किताब का पहला सिद्धांत है, सदाचार का पालन करो, झूठ ना बोलो, किसी की झूठी गवाही मत दो। लाल किताब का एक अपना संविधान है, बड़ों का सम्मान करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, महिलाओं का सम्मान करो, अपने आसपास जीव जंतुओं की सेवा करो, प्रकृति का संरक्षण करो। ये सारी बातें वहां निहित हैं। इसलिए 11वां जो पक्का घर है वो कोर्ट रूम है, और किस तरह से उसका जो कारक है गुरु है। 12वां पक्का घर अंतिम राशि मीन है, ये गुरु का पक्का घर है क्योंकि मीन राशि गुरु की होती है। और ये विदेश है, ये आपका शयन कक्ष है, ये आपका अगला जन्म है, ये लंबी जेल यात्रा है, ये लंबी हॉस्पिटलाइजेशन है। तो जब ब्रह्मा जी ने ये डिसाइड किया, ये तो गुरु जी का पक्का घर है और ये कारक है, तो राहु बीच में टपक पड़ा। बोला कि मुझे मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो आपने ग्रह मंडल में जगह दे दी, ना तो कोई राशि दी, ना कोई मुझे असाइनमेंट दी। फिर ब्रह्मा जी सोचने पे मजबूर हुए, उन्होंने गुरु जी से बात की, और गुरु 12वें पक्के घर का कारक गुरु भी है, राहु भी है। अब जो वहां गुरु बढ़िया बैठा है तो आदमी स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकेगा, शुभ कार्यों पे पैसा खर्च होगा, धर्म कर्म पे। किसी ने पता लगा हॉस्पिटल बना दिया गरीबों के लिए, स्कूल खुलवा दिया, धर्मशालाएं बनाई जाती थी पुराने ज़माने में, तो ये सब होता है। लेकिन अगर राहु बैठा और खराब बैठा है, वो आपको झूठे मुकदमे में फंसा देगा, क्योंकि गवाह आपकी झूठी गवाही दे जाएगा, आप बेकसूर हो, आप रगड़े गए, पता लगा लंबी जेल यात्रा हो गई, कसूर था या नहीं था। आपको कोई ऐसी बीमारी लग गई अज्ञात, डिटेक्ट ही नहीं होने देगा राहु, आपको लंबी हॉस्पिटलाइजेशन होगी, पैसा आपका बर्बाद हो गया। यानी ये बर्बादी का, व्यय का, एक्सपेंडिचर का घर भी है। तो इस तरह से लाल किताब और वैदिक में क्या कोरिलेशन है और क्या डिफरेंस है, ये है। और उसके आधार पे ग्रह कहाँ बैठे हैं, वो अच्छा फल देंगे, बुरा फल देंगे। और लाल किताब के वर्षफल में बताया जाता है कि अगर आपके जो कुंडली में ग्रह बुरा फल दे रहे हैं इस वर्ष में, हर जन्मदिन पे एज पर लाल किताब एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स पोजीशन चेंज करते हैं कुंडली में विद रेस्पेक्ट टू योर ओरिजिनल हॉरोस्कोप। तो मान लीजिए कि कुंडली के आपके 8वें घर में शनि आ गया, वर्षफल में 8वां घर मृत्यु का स्थान है, और वहां का कारक भी है वो शनि, वो आपको बुरी तरह तंग करेगा। और मैंने ऐसे हजारों केसेस देखे हैं, जिनके 8वें में आया है, मेरे पास आते हैं, गुरुजी जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, 3 महीने एडमिट रहे, रॉड डल गई। रॉड क्या है, लोहा है ना, शनि भी तो लोहा है। मतलब ये बड़े इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। बड़ा एक्सीडेंट करा दिया, बहुत बुरा था तो पता सब खत्म कर दिया। रोज सुनते बस का एक्सीडेंट हुआ, इतने गए इतने गए। तो अगर उसका उपाय जन्मदिन के समय हमें पता लग गया कि 8 में आया है, तो बहुत सरल है। 8 किलो साबुत उड़द आप शनिवार के दिन जाके नदी में या समुद्र में डाल दीजिए। बॉम्बे में है, हम समुद्र में डलवा देते हैं। अब वो आपकी जो नेगेटिविटी जो आपकी बॉडी में थी शनि की, वो इतने बड़े समुद्र या नदी में चली गई, डाइल्यूट हो गई। उसके दाने जो हजारों हैं, 8 किलो उड़द में लाखों दाने होते हैं, वो फूलेंगे। जल के जीव जंतु, मछलियां हैं, केकड़े हैं, वो खाएंगे, उनकी दुआएं मिली, आपका जो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट था वो खत्म हो गया। आपके अब क्या होगा, अब शनि ने अपनी प्रेजेंस आपको देनी है, आपके पाँव में मूंछ आ जाएगी, आपके पाँव में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाएगा, जो 15 दिन में ठीक हो जाएगा। करेगा थोड़ा सा, लेकिन जो रॉड डलनी थी और पाँव कट जाते हैं कईयों के, उससे बचा जाएगा। ये है लाल किताब का भेद। अब बड़ा विस्तार से आपने समझाया, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, कैसे कुंडलियां बांची जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। आपकी कुछ कमाल की प्रेडिक्शंस रही हैं, और ना केवल हिंदुस्तान बल्कि विदेशों के बारे में भी, विदेशी
राजनीति के बारे में भी आपने कुछ प्रिडिक्ट किया जो बिल्कुल सटीक बैठा, चाहे वो विराट कोहली का रिटायरमेंट हो या और भी दूसरी बातें हो, इंक्लूडिंग ट्रम्प। तो हम आपके मुंह से ही सुनना चाहेंगे, ख़ास तौर पर ट्रम्प वाली बात, क्योंकि जब ट्रम्प चुनकर आए थे उस समय उनकी जो प्रतिद्वंद्वी थी कमला हैरिस जी, वो बहुत स्ट्रांग थी। तो ऐसा क्या आपने देखा जो आपने ये प्रिडिक्शन की, और भी अगर आप कुछ और प्रिडिक्शन जिन पे आप प्रकाश डालना चाहें? हाँ, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि जब ये मैंने प्रेडिक्ट किया तो उस समय यूएस में जो चुनाव प्रचार चल रहा था जी, और जो वहाँ की परंपरा है कि दोनों कैंडिडेट पब्लिक के सामने डिबेट करते हैं, और जिनकी डिबेट में लोगों की लाइकिंग ज़्यादा होती है, वोटिंग होती है उसमें भी, और जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, जो लीड करता जाता है पब्लिक डिबेट में, वही विनर होता है। यूएसए में पहले ही इंडिकेशन आ जाता है, और उनकी बहुत सी डिबेट होती हैं, रेगुलर होती हैं, बहुत से टॉपिक पे, उनके नेशनल जो इश्यूज हैं उस पर होती हैं, और उसमें हर एक में कमला हैरिस लीड कर रही थी। लेकिन जब मैंने दोनों कुंडलियों की स्टडी की तो ग्रहों का जो षड्बल था वो ट्रम्प साहब का बहुत ज़्यादा था, महादशा अंतरदशा फेवरेबल ज़्यादा थी। और फिर जब मैंने उसमें लाल किताब एस्ट्रोलॉजी अप्लाई की, जो अभी मैंने आपको बताई है, कारक और पक्के घर का मालिक और कारक, उनकी जब मैंने कॉम्बिनेशन देखी तो बिल्कुल क्लियर आ रहा था कि ये अपने शत्रु को लाल किताब के हिसाब से जड़ मूल से खत्म कर देगा। अगर आपने सिर्फ वैदिक स्टडी की है तो आप कह सकते हैं कि कमला हैरिस जीतेगी, लेकिन जब ये फैक्टर उसमें मैंने कनेक्ट किया और उसकी ब्लेंडिंग की तो मैंने कहा ये तो अपने शत्रु को छोड़ेगा नहीं। ग्रह बोल रहे हैं, लाल किताब मैंने कहा ना स्टेटमेंट देती है, जैसे अब मैंने आपको बताया, वो स्टेटमेंट आ रही थी कि ये अपने प्रतिद्वंदी को जड़ मूल से खत्म करेगा। जबकि गोली जो चली वो ट्रम्प पे चली थी चुनाव प्रचार में। कमला हैरिस हमेशा स्माइलिंग फेस में पब्लिक में लीड कर रही थी, और जब वो रिजल्ट आया, और मुझे बहुतों ने ट्रोल किया उस पॉडकास्ट के नीचे, कई एस्ट्रोलॉजर ने ट्रोल किया कि ये क्या आपने बकवास कर दी है, ये तो जो केस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि वो जीत रही है, आप उल्टा बोल रहे हो, और ट्रम्प तो पहले से बदनाम हुआ है। मैंने कहा जो ग्रह बोल रहे हैं मुझे जो समझ आया मैंने लिख दिया। यूएसए में मेरे कई क्लाइंट से उनका फोन आया कि कथुरिया साहब आपने क्या बोल दिया, इस पागल को कौन वोट देगा, उनका ये सेंटेंस था। मैंने कहा देखो कुछ दिन की बात है, रिजल्ट आ जाओ, फिर मेरे से फिर दोबारा बात कर लेना यार, क्या बात है। दोबारा फिर उन्होंने फ़ोन नहीं किया, मैंने सामने से किया। मैंने कहा यार मुझे पता नहीं लगा क्या रिजल्ट रहा तुम लोगों का। कही यार कथुरिया साहब वो अब क्या शर्मिंदा करते हो, वही हुआ जो आपने बोला था, और पॉडकास्ट तो मेरा ऑन रिकॉर्ड है फॉर एवर। राइट। उसी तरह जो मैं एक और प्लेटफॉर्म पे गया पिछले साल, तो उनके एंकर ने कहा कथुरिया साहब 18 साल हो गए, बेचारे कोहली साहब उम्मीद लगाए रह जाते हैं, इतने बड़े वो क्रिकेट के प्लेयर हैं, वो रॉयल चैलेंज बेंगलोर को जिता ही नहीं पा रहे, वो ट्रॉफी के लिए तरस रहे हैं, और अब तो रिटायरमेंट की तरफ। आप क्या कहते हैं? तो मैं दोनों का जवाब देता हूँ कि इस बार ट्रॉफी जो है कोहली साहब जीतेंगे बेंगलोर के लिए, और भगवान की दया से वो सही प्रेडिक्शन निकली। और मैंने कहा ये फेज वाइज रिटायरमेंट लेंगे, तो उन्होंने फेज वाइज रिटायरमेंट लेनी शुरू कर ली। और मैंने वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे भी ये बोला था कि ये फाइनली 2027 में फाइनल जो है अपना रिटायरमेंट ले जाएंगे, और वो मैं उस पर आज भी स्टैंड हूँ। और एक जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो लेटेस्ट है, मैंने 6 महीने पहले भी एक पॉडकास्ट में कहा था कि बिहार में नीतीश ही जीतेंगे। फिर मैंने बिहार के जब इलेक्शन शुरू होने वाले थे, ये पिछले महीने नवंबर में 4-5 तारीख को मेरा एक पॉडकास्ट हुआ, तो जो सज्जन पॉडकास्ट ले रहे थे नोएडा में, वो कहते आप इसके बारे में इतना अथेंटिक कह रहे हैं। मैं कि अथेंटिक नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है कि जीतेंगे नीतीश। और जब पीके प्रशांत किशोर के लिए पूछा, मैंने कहा ये खुद तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे, हो सकता है 1 या 2 सीट ले जाए, बहुत हुआ तो वो 0 पे निपटे। नीतीश जी जो है
फ्लाइंग कलर से विनर होके निकले। बिल्कुल। और ये मेरे पॉडकास्ट के 12 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन और रिजल्ट रिजल्ट आ गया, अरे वाह। मैंने गारंटी दी थी। तो ज्योतिष ये विद्या है, आपने कहा था ना मैं क्यों सुनूं आपको। हाँ जी। बड़े बड़े पत्रकार 6 महीने तक गांव गांव जाते रहे, घर घर जाते रहे, माइक पकड़ के इंटरव्यू लेते रहे कि आप किसको वोट देंगे, क्यों देंगे। और ज्योतिष आपको उसकी कुंडली का अध्ययन करके घर बैठे बता देती कि क्या होने वाला है। जी। क्योंकि बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सबकी रुचि इस बात में होती है कि हमारे जीवन में भी कुछ हम ऐसा कर पाएं जिससे अगर कोई बाधाएं हैं तो दूर हो जाएं। लाल किताब के हिसाब से कुछ चीज़ें आप हमारे दर्शकों के लिए बता सकते हैं कि जनरल जो वो अपने रोज़मर्रा के जीवन में करें और जिससे थोड़ी परेशानियां कम हो जाएं या परेशानियों से लड़ने का उनको रास्ता मिल जाए। बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट का फायदा और आनंद यही है जी। कि जनमानस को इसके बारे में पता लगे बिल्कुल। और कुछ ऐसी बातें, उपाय पता लगे जिससे उनका जीवन सरल हो जाए, अच्छा हो जाए और उनकी समस्याओं का निदान हो। जी। और हर कोई तो ज्योतिष के पास पहुंच नहीं सकता। नहीं, जी जी। तरह तरह की हर इंसान की मजबूरियां होती हैं। मैंने पहला जो ये कहा कि लाल किताब का एक अपना संविधान है जी। तो संविधान का पालन अगर करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें, किसी भी तरह का व्यसन है, नॉन वेज, एग्स, ड्रग्स, इन सब से दूर रहें। ये सब आपकी सत्यानाश का कारण बनती हैं। और जो आसपास जीव जंतु हैं, जैसे गाय की सेवा करना, स्ट्रीट डॉग हैं, कुछ उनको सेवा मतलब उनको कुछ खिलाते मिलाते रहिए टाइम टू टाइम। जमीन से चींटियां निकल के आते हैं पाताल लोक से, पेड़ों के नीचे, उनकी सेवा सिर्फ इतनी सरल, थोड़ा सा आटा लिया, थोड़ी चीनी ली, मिक्स किया, वहां जाके डाल दो, हजारों चींटियां उतने में खा जाएंगे। और जाके पाताल लोक में, ग्रह पाताल लोक के राजा हैं राजा बलि, अगर हमारी माइथोलॉजी पे जाते हैं, और वो बहुत समृद्ध हैं। वहाँ आपकी अप्रेजल जाएगी कि हम बाहर गए थे, यहाँ के लोगों ने हमारी सेवा की है। हजारों चींटियां, आपका भला होना शुरू हो जाएगा, आपके ग्रह अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, पक्षी हैं, पक्षियों को दाना डाल दीजिए, खा के वो उड़ते हैं आकाश की तरफ, नीला आकाश राहु है, और पक्षी बुध हैं, जाके आपकी अप्रेजल कर देते हैं, आपको बुध और राहु दोनों प्रसन्न हो गया। छोटी छोटी चीज़ों से बड़े बड़े काम होते हैं। और आप प्रतिदिन नहाने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल दीजिए। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट है। अगर हमारे मानसून में 15 दिन सूरज नहीं निकला, हम लोगों की बेहाल हो जाते हैं हम लोग। उनकी कृपा से ही जीवन चल रहा है, उनकी कृपा से ही आप काउंट कर पाते हैं मैं कितने साल का हो गया। आपने सूर्य को जल दिया, आपकी नेत्र की ज्योति बढ़ेगी, विटामिन डी आप में आएगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, बॉडी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये एक बात। आपका विल पावर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस, आपकी जो ताकत बढ़ेगी। और ग्रह मंडल का राजा है, तो आप जो राजकाज यानी कोई नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट, तो जो बॉस है वो राजा को इंडिकेट करना है। आपके अपने ऑफिस में बॉस के साथ रिलेशन अच्छे होने लगेंगे, उसका क्या होगा, आपकी असाइनमेंट बेटर कर देगा, वो आपकी प्रमोशन जल्दी हो जाएगी, तो फिर आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। यानी जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा। दूसरा, आप सुबह नहाने के बाद माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाइए, बहुत पावरफुल हर्ब है, ये गुरु की वस्तु है। यहाँ आपका आज्ञा चक्र है, रोज यहाँ गुरु की वस्तु लग रही है, आपका ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। आपकी नाभि आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये आपको पूरी बॉडी को बैलेंस देती है। वाणी पे आप लगातार केसर लगा रहे हैं, ये पावरफुल हर्ब है, आपके अंदर धीरे धीरे जा रही बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। और मैं बता दूं, लगभग पिछले 40 साल से ये उपाय मैं रोज करता हूँ और आपके सामने बैठा हुआ बोल रहा हूँ, और आप मुझे सुन रहे हैं, और आप पूछ रहे हैं मैं क्यों सुनूं? वो भेद मैंने सबके लिए बता दिया है।
वाह, क्या बात। लेकिन मैं 40 साल से कर रहा हूं, प्लीज नोट द पॉइंट। जी। एक दिन लगाने के बाद फिर नहीं लगाएंगे, मैंने तो यार एक बार लगाया था पिछले साल केसर, कुछ नहीं होने वाला। ये सतत पूरे विश्वास के साथ। क्या खर्चा है महीने का? 1 ग्राम खर्चा होता है, 300 रुपए का है, बढ़िया क्वालिटी। बताइए। और सूरज को जल दिया, उसमें आपका खर्चा क्या आया है? एक बार इन्वेस्टमेंट हो, कोई खर्चा है? तांबे का लोटा घर में ना भी हो, खरीद के भी लाएंगे नहीं, तो अगर तांबे का लोटा आपने खरीदा 20 साल पहले 20 रुपए में, तो आज 200 का तो वैसे ही हो गया, वो तो एफडी खर्चा है। नहीं, वो एफडी, सही बात। अच्छा, आपकी आत्मा सूर्य है, सूर्य आत्मा का कारक है। अब जो लोग पूछे मैं सूर्य को जल क्यों दूं, मैं उसके उनको जवाब देता हूं। आप सूर्य को जल दे रहे हैं, जो सूर्य की ऊर्जा आपकी आत्मा को भी पुष्ट कर रही है। अभी तक तो मैंने विल पावर और कॉन्फिडेंस बताया था, वो आत्मा से कनेक्टेड है। और हनुमान चालीसा में आता है, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त गए। भाई अंतकाल तो शमशान घाट में जाओगे, रघुवरपुर को कैसे जाओगे? मर गए तो रघुवरपुर कौन जाएगा? जब बताओ आप, कौन जाएगा रघुवरपुर? आत्मा अजर और अमर है। यानी हनुमान जी आपको जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी गारंटी करते हैं कि अंतकाल में आपको रघुवरपुर यानी भगवान श्री राम के चरणों में बैकुंठ दे दूंगा। तो जब सूरज को आप जल दे रहे हैं ना, तो आत्मा को पुष्ट कर रहे हैं। रघुवरपुर जाने के लिए, अगले जन्म के लिए आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। कितना गहरा भेद है। और मैं इसमें आपको एक अपना एक्सपीरियंस ऐड करूंगा। और जब आपकी आत्मा रघुवरपुर जाएगी या अगला जन्म होगा, वहां तक ये लोटा जो जल आप सूरज को दे रहे हैं, आपको हिसाब चुकता मिलेगा। वाह। तो ये मैं ये कहता हूं, हनुमान चालीसा रोज पढ़ो, ये जिंदगी के साथ भी है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। जब हम कहते हैं राजा, तो उसका मतलब राजा राम, और राजा राम सूर्यवंशी थे। आप सूर्य के एक लोटे से कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं? कुछ साल पहले मेरे बेटे ने, संजय ने मुझे भेज दिया, बोला पापा जा न्यूजीलैंड घूम के आओ। ठीक है, वहाँ एक जगह है, वहाँ 1 हफ्ते का स्टे डाल दिया उसने मुझे, क्वींस टाउन करके। कहते हैं वो प्योरेस्ट प्लेस है वर्ल्ड का, ब्यूटीफुल, वाकई जन्नत, इतना ब्यूटीफुल लेक, ये हिल्स। तो हम लोग का जो होटल बुक था, हम लोग रात को पहुँचे क्राइस्ट चर्च से। तो वहाँ क्या सिस्टम है, 5 बजे उनका ऑफिस बंद हो जाता है, वो कार्ड स्वाइप वाला वो सब छोड़ के जाते हैं, इनवलप लगा के जाते हैं। तो मेरा टैक्सी ड्राइवर जो मिला वो पंजाबी था, पंजाब का। बोला अंकल जी आप चिंता ही ना करो, ये होटल है, ये पास में, मैं आपको छोड़ता हूँ। उसने वहाँ वो उनके ऑफिस के बाहर वो कुछ बॉक्स रहता, उसमें वो कार्ड था, उसने वो लिया। हमारा रूम जो था उसमें देखा, रूम नंबर स्वाइप किया, हमारा रूम में सामान छोड़ा। उस लड़के ने इतनी रिस्पेक्ट की, और जो है हमें बताया स्वाइप के लिए क्या से जो है इसको यूज़ करना है। हम एकदम देखा, रूम बढ़िया बना हुआ था, कंफर्टेबली रात को जाके सो गए। अगले दिन सुबह मैं आराम से उठा, और मेरा रूटीन है, मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं, मेरा तांबे का लोटा इतना बड़ा मेरे साथ होता है। सूर्य भगवान को मैं जल रोज देता हूं। मैं अपने टॉप सीक्रेट रिवील कर रहा हूं सबके सामने। तो मैं अपना रूम से आराम से 9 साढ़े 9 बजे नहा धो के निकला, और मैंने वहाँ ओपन स्पेस था, और मैं सूर्य को जल दे रहा था। जल दिया, प्रे किया, परिक्रमा की, और जब मैं मुड़ा तो एक ब्यूटीफुल लेडी कोई 40-45 साल की खड़ी। उसने कहा गुड मॉर्निंग मिस्टर कथुरिया, आई एम राइट, यू आर मिस्टर कथुरिया? मैंने कहा यस, आई एम ऑनर ऑफ दिस होटल, माई नेम इज जूली। ओह, मैंने भी उनको गुड मॉर्निंग बोला। कहते आर यू कंफर्टेबल, एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो। मैं कहा नो, आई एम वेरी कंफर्टेबल, रूम इज वेरी नाइस, ओके, आई एम वॉचिंग यू, व्हाट यू आर डूइंग। मैंने उनको एक्सप्लेन किया सूर्य को जल देने का। बहुत खुश हुई। मैंने कहा हाउ मच बिल यू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ? एनॉर्मस बिल। मैंने कहा यू आर गेटिंग लाइट एंड एनर्जी फ्रॉम द सन गॉड, हाउ मच यू आर पेइंग टू हिम? नथिंग। सो इट मीन्स वी आर चीटिंग हिम, वी आर टेकिंग ऑल बेनिफिट्स, लाइट एनर्जी, नॉट पेइंग इवन ग्रेटिट्यूड. This is simply gratitude. And your name is Julie. We have beautiful
हिंदी मूवी जूली मैंने अपने कॉलेज टाइम में देखी थी, जी जी, और वो क्रिश्चियन फैमिली पे बेस्ड थी। राइट। इट्स अ रियली ब्यूटीफुल मूवी एंड आई एम वेल अवेयर ऑफ योर नेम जूली। आई लव दिस नेम फ्रॉम माई कॉलेज टाइम। बड़ी खुशी हुई, बात आई गई होगी। 1 वीक का स्टे था वहाँ, 3 या 4 दिन निकले होंगे। हम आते थे, रात हो जाती थी, तो उस दिन हम जल्दी आ गए, तो उसका पूरा कांच का ऑफिस था, उसने दूर से देख लिया हमें आते। वो फटाफट अपने ऑफिस से बाहर आई, प्लीज़ मिस्टर कथुरिया कम 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 टू ऑफिस। हम बैठ गए, चिट चैट करने लगी, चाय वाय पिलाई उसने, वहाँ उसके केटल रखी हुई थी। उसे कहती, मिस्टर कथुरिया, आई हैव सीन योर जूली मूवी ऑन यूट्यूब विद इंग्लिश कैप्शन, आई रियली एंजॉयड इट। मैंने कहा शुक्र है मैंने इसको हॉलीवुड से, अपने जो बॉलीवुड से कनेक्ट कर लिया। राइट। तो कहती ब्यूटीफुल मूवी, और चूंकि वो क्रिश्चियन फैमिली की थी तो वो क्रिश्चियन है तो और ज़्यादा उसको अच्छा लगा। राइट। अच्छा, सेकेंडली फ्रॉम नेक्स्ट डे आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग दिस, ऑफरिंग वाटर टू द सन। और 3 दिन में वो कहती आई एम फीलिंग कूल एंड गुड, पॉजिटिव, सिर्फ 3 दिन के अंदर। तो ये मैंने अपने दर्शकों को अपना ये एक्सपीरियंस भी शेयर किया। मैं तो ये न्यूजीलैंड तक बताया और लोगों ने फॉलो इमीडिएटली करना शुरू किया। एंड द कॉस्ट ऑफ इट 0, रिटर्न एनॉर्मस, अंतकाल रघुवरपुर जाई तक की गारंटी इसमें आ जाती है। अच्छा सर, आप 2 विधाओं को साथ में लेके चलते हैं। अब इनमें अगर कभी टकराव हो या कोई क्लैश आए या कोई कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन दोनों में है, तो आप फिर किसकी सुनते हैं? लाल किताब मैं और दोनों को बहुत अच्छे से अध्ययन करता हूं जब कंट्राडिक्शन होती है। जी। आपने भी बहुत अद्भुत प्रश्न किया है कि मैं दोनों विद्याओं को साथ लेके चलता हूं। मेरा डबल सॉफ्टवेयर अप्लाई होता है हर एक कुंडली पे, हर एक व्यक्ति पे, क्योंकि त्रिनेत्र खोलती है। वैसे भी सामने बंदा खड़ा है तो बहुत कुछ लाल किताब हमें समझा देती है उसके बारे में। लाल किताब जो है कोरिलेशंस की बुक है। लाल किताब ये कहती है कि अगर आपके 11वें पक्के घर में राहु बैठा है तो गुरु बर्बाद। आपके 11वें पक्के घर में गुरु बैठा है, राहु बर्बाद। आपके 11वें पक्के घर में केतु बैठा है, चंद्रमा बर्बाद। ये शब्द है। आपके 11वें पक्के घर में चंद्रमा बैठा है, केतु बर्बाद। ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि 9वें पक्के घर में गुरु के अद्भुत परिणाम मिलते हैं। वो बंदा अलग ही दिखता है, मैंने वर्णन किया है आपको। अब उसी समय पे अगर गुरु 9वें में है, 11वें भाव में राहु बैठा है, तो लाल किताब कहेगी क्या बात है, 9वें में गुरु और 11वें में राहु, क्या है ये बंदा तो जहां हाथ लगाएगा सोना हो जाएगा। और हो क्या रहा है, जहां वो हाथ लगा रहा है मिट्टी हो रही है। क्योंकि लाल किताब ने भेद खोल दिया कि 11वें पक्के घर में अगर राहु बैठा है तो गुरु बर्बाद। चाहे गुरु 9वें घर में कितना भी पावरफुल और अच्छा है, लेकिन राहु ने उसको बर्बाद कर दिया। जबकि वैदिक कह रही कि दोनों का हिसाब लगा रही कि ये तो बहुत ही बढ़िया कुंडली है। वहां फिर जब इस तरह के केसेस आते हैं कंट्राडिक्टरी, हम मानते हैं लाल किताब को, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने पिछले 40-50 साल में ये अनुभव पाया कि वहां लाल किताब प्ले करती है। जहां वैदिक जवाब नहीं दे पाती, कारण नहीं बता पाती, वहां लाल किताब उसका रहस्य खोलती है और फिर उसका उपाय भी बताती है। और वो ये भी बताती है कि 11वें पक्के घर में राहु बैठा है, उसको वहां से शिफ्ट कैसे करना है। अब हम आते हैं, साल खत्म हो रहा है, 2025 खत्म हो रहा है, 26 आने वाला है। तो 2026 को ज्योतिष के लिहाज से अगर आप पढ़ें और एक हेडलाइन बनानी, तो वो हेडलाइन क्या होगी? सबके लिए उत्तम, विनाशकारी या संतुलित? किस तरह से आप देखते हैं 2026 को? उथल पुथल से भरा हुआ वर्ष। और आप ये बात कर रहे हैं ग्लोबली, ये हम मंडेन अफेयर की बात कर रहे हैं। मंडेन अपनी कुंडली को हर एक को अपना अध्ययन करवाना है जी। और उसकी महादशा, अंतरदशा, साढ़े सती, ढैया क्या चल रहा है जी। उसके हिसाब से उसका फलादेश होगा। लेकिन मंडेन अफेयर में जो आपने 2025 में देखा, उस तरह 2026 में जगह जगह प्राकृतिक आपदाएं
तूफान, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी का फटना, हो सकता है आकाश से उल्कापात भी हो जाए कहीं बड़ा भारी। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो ग्रहों की स्थितियां बनेंगी बार बार, विषम होंगी। फिर जो हमारी मकर संक्रांति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आगे आने वाले साल की घटनाओं को बताने के लिए। ये भूत जाति की है और इसमें वो जो आ रही मकर संक्रांति बाघ पे बैठ के आ रही है। उसका वाहन बाघ है। अब बाघ क्या हिंसक होता है, शेर, लायन। उपवाहन क्या है, घोड़ा है। तो घोड़ा का है, युद्ध में काम आता है, घुड़सवार सैनिक। युद्ध की आशंकाओं की तरफ ये पूरा इंडिकेट कर रहा है। फिर वो जो है तृतीय पहर में होगी 14 जनवरी को, तो ये दिखाती है कि जो उच्च वर्ग है, उच्च आय वर्ग और उच्च जाति, ये जो है इनके लिए अच्छा नहीं है साल। फिर बातें चलती हैं जातिगत जनगणना और इस तरह की, ये कोरिलेशन आ जाता है। फिर जब हमारा नया संवत आता है, विक्रम संवत 2083 2083, ये 19 मार्च 2026 को प्रारंभ होगा। इस वर्ष का राजा तो गुरु है, यानी 4 जो पोजीशन है वो गुरु को मिली हुई है। क्योंकि हर जो विक्रम संवत बनता है, आकाशीय काउंसिल बनती है। उसमें राजा, मंत्री, सेनापति, रशेष, धनेश, रशेष, ये सब पोस्टें होती। तो इसमें 4 पद जो हैं वो मिल गए हैं गुरु को। सूर्य को कोई पद मिला ही नहीं, जबकि ग्रहमंडल का वो राजा है। शुक्र को कोई पद नहीं मिला और बुध को 1 पद मिल गया। चंद्रमा को 3 पद मिल गए। दुर्गेश, यानी दुर्गेश का मतलब होता है आपका सेनाध्यक्ष, दुर्गेश हो गया चंद्रमा। चंद्रमा तो लेडी है, वो कितनी रक्षा करेगी दुर्ग की, यानी कितना स्ट्रांग सेनापति हो सकता है वो। तो इस तरह से जो ये, और इस साल का नाम है रौद्र। रौद्र संवत है ये 2083 और ये 6 मार्च 2027 तक चलेगा। और ये मैं बता दूं कि हमारे भी जो राजा है, मई के बाद उनका भी रौद्र रूप देखने को मिलेगा। आप मोदी जी की बात? जी हाँ, क्योंकि अब हमें इस पॉलिसी पे आना होगा। अब तक हम ये कहते थे डिफेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। नो, अभी ये आएगा ऑफेंस इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ डिफेंस, और वो तभी रौद्र रूप होगा। बहुत लिहाज हो चुकी है देशद्रोहियों की और दुश्मनों की। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये 2026 झकझोरेगा? वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमी, इनको झकझोर देगा 2026? जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, आपको न्यू, आप मिलिट्री ऑर्डर देखने को मिलेंगे, न्यू स्ट्रेटेजिक ऑर्डर देखने को मिलेंगे, और बहुत सरप्राइजिंग कनेक्शन देखने को मिलेंगे। और जो राजा हैं, देशाध्यक्ष हैं, उनके बीच में जो ईगो क्लैश है वो बढ़ेगा। अच्छा। और आपने सुना होगा कि बहुत से कंट्रीज ने न्यू न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने शुरू किए हैं और अपने न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। ये क्या इंडिकेशन है? मैं बता दूं कि 2026 के जून जुलाई तक किसी भयंकर युद्ध की आशंका मिडिल ईस्ट या यूरोपियन कंट्री में दिख रही है, और ऑलरेडी वहां ये चीज चल रही है। यूरोप में युद्ध चल रहा है 4 साल से, जेलेंस्की, यूक्रेन एंड रशिया। समझौते की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं दिखी, क्योंकि नेटो कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं उसको उकसाने में, हथियार देने में। चढ़ जा बेटा सूली, राम भली करेंगे। पूरी बर्बाद कर दी कंट्री, इतनी बढ़िया कंट्री थी। बड़ी खूबसूरत। और इधर जो हमास है वो कह रहा है कि जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा, समझौता करता नहीं है। और जेलेंस्की अपने देश के लिए सबको यही कह रहा है कि सनम हम तो डूबेंगे, तुम सबको ले डूबेंगे। तो मैं ये जो बताऊं, बहुत
इकॉनमी बुरी होने वाली है, यूरोप की भी और अमेरिका की भी। अमेरिका भी साल ख़त्म होते होते बहुत बुरी तरह फाइनेंशियल क्राइसिस में जाएगा, यूरोप भी। और महंगाई यहाँ बहुत बढ़ेगी, जनता का असंतोष बहुत बढ़ेगा और उससे छत्रभंग होंगे। छत्रभंग का मतलब राजसत्ता का परिवर्तन। ये तो हो गई दुनियादारी की बात या दुनिया की बात। अब आते हैं देश पर। तो देश की राजनीति को कैसे देख रहे हैं 2026 में? देश की जो हमारी राजनीति है, वो हमारी जो इस समय वर्तमान सरकार है जी, लीडरशिप है, बहुत स्ट्रांग है और बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। मिलिट्री हार्डवेयर की हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। अच्छा, नए नए इक्विपमेंट हम भी बना रहे हैं, क्योंकि भय बिन होत ना प्रीत। जी, और हमारा मिलिट्री एक्सपोर्ट मैनीफोल्ड होगा। ओके, हमारी सेनाएं बहुत मजबूत होंगी। हमारे खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे और शुरुआत हो चुकी है। हमारी महिला क्रिकेट टीम ने भी वर्ल्ड कप जीत लिया जी, है। आसार बड़े अच्छे हैं। और जो बीच में कुछ देशद्रोही तत्व हैं, उनको गवर्नमेंट काबू कर लेगी, सख्त कानून बनेंगे, हमारी इकॉनमी स्टेबल रहेगी और हमारी जीडीपी ग्रोथ अच्छी जाएगी, क्योंकि हमारी देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, एकजुट है और वो जो इंटरनेशनल जो हमारी थ्रेट्स हैं उनको समझती है। राइट, और उसके लिए सबसे ये है कि एकजुट रहना, देश के प्रति कमिटेड रहना, और वो हमारी अधिकांश जनता उस चीज़ को समझ के उस ही दिशा में आगे बढ़ रही है। सोने चांदी के भाव जो वर्ल्ड में अनसर्टिनिटी हो रही है फाइनेंशियल, सर्टनली बढ़ेंगे। और मेटल्स हैं जैसे कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, लेड है, इनमें सब में तेजी देखने को। जो पीली चीज़ें हैं जैसे हल्दी है, अब हल्दी 300 रुपए किलो से अगर 500 हो जाती है तो हम ध्यान नहीं देते, हम ये देखते हैं सोना 1 लाख से 1.5 लाख हो गया। लेकिन परसेंटेज वाइज देखिए तो हल्दी भी 60% बढ़ गई। जी, जी, पीली चीज़ों के भाव में तेजी आएगी। तेजी आएगी। अब आते हैं एक और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस समय भी जिस पे चर्चा चल रही है, कोशिश की जा रही है कि रास्तों को सुधारा जाए, संबंधों को सुधारा जाए। भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो 2026 में कैसे देखते हैं? ट्रेड का जो अभी इम्पैक्ट है, क्या वो कम होगा 2026 में, जो सैंक्शंस की वजह से ट्रेड पे इम्पैक्ट हो रहा है? भारत की एकजुटता, दृढ़ नीति, दृढ़ निश्चय ने ये तो प्रूव कर दिया कि टैरिफ का हमारी इकोनॉमी पे कोई अफेक्ट नहीं है। हमने उसको न्यूट्रलाइज करके दिखा दिया है पहले ही तिमाही में। 3 महीने हो चुके हैं टैरिफ लगे। और अब जो है अमेरिका में ही ट्रंप की पार्टी के ही सदस्य ट्रंप को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं और उसकी खिंचाई कर रहे हैं। वहाँ पॉलिटिकल असंतोष बढ़ता जा रहा है और जून 2026 के बाद ट्रंप टेबल पे बैठेंगे और समझौते करके, समस्याओं का अंत करके भारत और अमेरिका के रिलेशंस को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और हमारी तरफ से तो पहले भी कोई कमी नहीं है। हमने तो कोई ऐसा स्टेप और हमने कोई उसका रिपरकशन ही नहीं दिखाया है, कोई बदले की भावना से कोई कार्यवाही ही नहीं की है। वी आर सिटिंग न्यूट्रल, आइडियल एंड watching the situation and he will come on the table. इकोनॉमी को कैसा देख रहे हैं भारत की? भारत की इकोनॉमी जैसे हमने बताया कि स्टेबल रहेगी और ग्रोइंग रहेगी। हमारी जीडीपी आपको 7 और 8 के बीच में हमेशा हर क्वार्टर में मिलेगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भारत की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भारत की जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है कितना स्टेबल रहेगा? बहुत कोशिशें की जा रही हैं। जो पॉलिटिकल सिनेरियो है जी, पूरी तरह से स्टेबल है। अच्छा, कई तरह के र्यूमर, उटपटांग बातें हो रही हैं,
और जो विपक्ष है वो पूरी तरह से इलॉजिकल टॉक कर रहा है। हर एक देख रहा है इस बात को। एंड जो पॉलिटिक्स में आपकी क्रेडिबिलिटी और देश के प्रति जो कमिटमेंट है वो बहुत मैटर करती है, और उसमें बीजेपी के सामने सारे ही फेल हैं, क्योंकि ना तो उनकी कमिटमेंट है देश के लिए कि वो क्या करेंगे, ना क्रेडिबिलिटी है, और वो घुसपैठियों को सपोर्ट कर रहे हैं। ओपन है, एवरीबॉडी इज वाचिंग। तो ये सरकार पूरी तरह मजबूत है, स्टेबल है, और आगे भी स्टेबल रहेगी। इसका असर स्टॉक मार्केट पे भी दिखेगा पॉजिटिवली? देखिए, स्टॉक मार्केट जो है साइडवेज रहेगी, लेकिन 2026 में ये अपनी पीक टच करेगी। अब तक के सारे रिकॉर्ड कर तोड़ के, अभी जैसे सेंसेक्स से 86,000 क्रॉस हुआ था, और ये समवेयर सितंबर अक्टूबर तक 1 लाख टच होगा। बूम आएगा, बट सिलेक्टेड जो कहते हैं ना, निफ्टी के जो हैं, सेंसेक्स के जो 30 शेयर हैं, ये स्टॉक स्पेसिफिक होगा, ये जनरल स्प्रेड नहीं होगा। और 1 लाख क्रॉस करने के बाद फिर थोड़ा करेक्शन आएगा। ओवरऑल जो हम देखते हैं कि अगले साल की जो क्लोजिंग होगी इस साल की क्लोजिंग से हायर होगी। ओके। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स शेयर मार्केट में 2026 में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं मेंशन कर रहा हूँ शेयर स्टॉक स्पेसिफिक। राजनीति की बातें कर रहे थे हम लोग, तो राजा शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, पर पंत प्रधान जो है हमारे, उनके बारे में, उनके लिए साल कैसा देख रहे हैं आप 2026? उनके लिए साल चैलेंजिंग है। अच्छा। लेकिन वो इतने सशक्त हैं जी, और उनकी जो महादशा मंगल की चल रही है जी, और हमारे देश भारत की महादशा भी मंगल की चल रही है, और वो पूरी कंसाइड होके, रीइंफोर्स होके, वो हर परिस्थिति को पूरी मजबूती के साथ हैंडल करेंगे। और मैंने बताया मई ऑनवर्ड ज़रूरत पड़ी तो उनका रौद्र रूप भी हमें देखने को मिलेगा। जो जितना अभी तक देखा है उरी, पठानकोट या पहलगाम के बाद, उससे भी ज़्यादा रौद्र रूप? बिल्कुल, उससे भी ज़्यादा। अच्छा। और अब ये उस पॉलिसी पे आएंगे, ऑफेंस इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ डिफेंस। हम स्टॉक मार्केट की आपने बातें बताई, मैं एक सवाल रह गया मेरा, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं पूछना चाह रहा था। क्रिप्टो करेंसी के लिए, या जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए आप 2026 को कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। यंगस्टर्स इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं जी। और ट्रंप के आने के बाद इसमें काफ़ी उछाल भी आया था। लेकिन आपने कभी क्रिप्टो करेंसी देखी है हाथ में लेके? किसी और ने देखी है? इसका मतलब ये टोटली इमेजिनरी है जी, जिसको किसी ने देखा नहीं है, छुआ नहीं है, और इससे एक बॉटल मिनरल वाटर की भी कभी किसी ने नहीं खरीदी है। हाँ, सही बात। यानी कि ये पूरी तरह से इमेजिनरी है। छाया ग्रह जैसे हैं राहु और केतु, वो दिखते नहीं है, वैसे ये दिखती नहीं है, लेकिन एग्जिस्टेंस पूरा है, प्रभाव पूरा है। यानी इन पे जो कंट्रोल है राहु और केतु का है, और ये युग जो है राहु केतु और बुध का हो गया है। अच्छा। अब इस समय में राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में चल रहा है, और वो 2 अगस्त 2026 तक चलेगा। और मई के महीने में केतु जो इस समय पूर्वा फागुनी नक्षत्र में चल रहा है, जो शुक्र का नक्षत्र है, और आप देख रहे हैं कि शुक्र के ठिकानों में आग लग रही, जिसको नाइट क्लब कहा जाता है। अब डाइवर्ट नहीं होंगे। तो केतु जो है अपने नक्षत्र मघा में आ जाएगा, जो कि सिंह राशि में होता है, राजा की राशि में होता है, और ये केतु का नक्षत्र है मघा। यानी मई से केतु अपने नक्षत्र में होगा, और ऑलरेडी राहु अपने नक्षत्र में है, बहुत पावरफुल होंगे। तो ये जो मीडिया है, AI है,
ये बहुत धूम मचाएगी और इसमें बहुत फ्रॉड भी होंगे। और छाया करेंसी, जिसको शैडो करेंसी, इमेजिनरी करेंसी, क्रिप्टो में भी उछाल देखने को मिलेगा, काफ़ी उसके मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। और ये मूवमेंट जो हैं ईयर एंड में थोड़ा करेक्शन में जाएंगे, यानी 2026 के एंड में। तो ये रहेगा क्रिप्टो करेंसी का। 2026 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कोई एक आम हमारी जो जनता है उनके लिए एक आम उपाय जो सब फॉलो कर सकें और थोड़ी सी स्टेबिलिटी अपने फाइनेंसेस में ला सकें, ऐसा कोई उपाय अगर आप बताना चाहें? देखिए, ये सबके लिए एक नहीं हो सकता है, वन साइज फिट्स ऑल नहीं। क्योंकि हर एक की जो फाइनेंशियल स्टेटस है, कैपेबिलिटी है, वो अलग अलग होती है। पर इन जनरल जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अपना सारा पैसा एक जगह नहीं डालें। जैसे कुछ म्यूचुअल फंड, कुछ सेलेक्ट, मैंने कहा ना स्टॉक सेलेक्टिव, तो स्टॉक सेलेक्टिव जो अच्छे स्टॉक है कुछ उसमें, कुछ अपनी बैंक की एफडी में, इस तरह स्प्रेड करके रखें कि कोई अनफोर्सिन सरकमस्टांसेस हो जाते हैं वर्ल्ड में, जिसमें से एक पॉसिबिलिटी वर्ल्ड वार की भी होती है। तो वर्ल्ड वार जहां होती है, जिस लोकेशन पे होती है, वो तो बुरी तरह अफेक्टेड होते ही होते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया को अफेक्ट करती है। मान लीजिए वर्ल्ड वार होगी, पेट्रोलियम के प्राइसेस शूट अप हो जाएंगे, हो सकता है सप्लाई रुक जाए कुछ टाइम के लिए, कुछ भी इवेंचुअलिटी हो सकती है। तो उसके लिए हर कोई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्प्रेड करके रखे। जिनके पास एनॉर्मस है कि करोड़ों भी ऊपर नीचे हो जाएं, उनको इंस्टेंट कोई अफेक्ट नहीं आएगा, उनकी बात अलग है, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन आम जो मिडिल क्लास है उसके लिए ये है कि बैलेंसिंग करके रखें, बफर रखें, ताकि कोई भी इवेंचुअलिटी हो, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हो, उससे वो अपना बचाव कर सके। मैं तो बिग बॉस से जुड़ा हूँ, तो क्या आप देखते हैं वो शो? कभी हटा दे। उनके वो डेटा मुझे सही नहीं मिले थे, अच्छा, तो उसका बिल्कुल सटीक नहीं हो पाया। ओके। क्योंकि उनके वो लोग डेटा पहले वो कह ही रहे थे, कानन साहब के जो हैं असिस्टेंट, कि सर ये है तो सही, पर अब इसमें क्या सच्चाई है हमें नहीं पता। वो कमेंट में भी आ गया था, आपने ये डेट ऑफ बर्थ उसका लिया है तो ये तो है ही नहीं, उसका तो ये है नहीं। तो अच्छा, वो जब तक उनसे उनके थ्रू ना आए तब तक आप विश्वास नहीं कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्टली अगर जिसका है ना उसको देते नहीं है। हाँ, वो सोशल मीडिया में जो दिए हैं वो गलत दिए। बिल्कुल गलत होता है। विकीपीडिया जैसे तभी वो रणबीर का मेरे से पूछा था, मैंने मांगा था ना, रणबीर का भेजा, क्योंकि रणबीर, हम क्या होता है कि फिर सिचुएशन देख के कि उसकी क्या पर्सनैलिटी, क्या सक्सेस है, थोड़ा बहुत गैस तो लगा लेते हैं। हाँ, नहीं, डजंट मेक तो ये इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर। जी। अच्छा, ऐसी कोई एक प्रेडिक्शन जो सबसे टफ थी? आपने एक बताया कि कमला हैरिस के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए आपने प्रेडिक्ट किया, वो आपके लिए टफ रहा होगा क्योंकि हर आदमी विपरीत प्रेडिक्शन कर रहा था। ऐसी और कोई प्रेडिक्शन जो बड़ी टफ रही हो पर निकली सही? वो रॉयल चैलेंज बेंगलोर की जीत की जो मैंने की थी, अच्छा, कोई नहीं मान रहा था? कोई मान नहीं रहा था। इवन जो मैंने नीतीश जी की थी, जी, कमेंट्स में लोग लिख रहे थे कि रिजल्ट आते ही आप इसको हटा तो नहीं लोगे सोशल मीडिया से। तो आपस में वो भिड़ रहे थे, क्योंकि लोग मेरा मजाक उसमें भी उड़ा रहे थे। अच्छा, कि इस बार तो इतना क्लियर है तेजस्वी आएगा। तो चैलेंज आते हैं, ट्रोलिंग होती है, और जब आप सोशल मीडिया पे हो तो यू शुड एंजॉय द ट्रोलिंग आल्सो, बट लर्न द लेसन फ्रॉम देयर मैसेज आल्सो। या बिल्कुल। ये तो मैंने पिछले 4-5 साल में बहुत देखा और सीखा है इस चीज़ से। मैं मोदी जी की बात करना चाहूँगा, क्योंकि देश को एक बड़ा सशक्त प्रधानमंत्री मिला है बड़े समय के बाद। कैसे देखते हैं इनकी आगे की यात्रा को? क्योंकि अब 2029 में भी चुनाव होंगे, तो क्या कोई ऐसा वो बन रहा है, योग बन रहा है जहाँ पर हम उनको दोबारा चुन के आते हुए देखें? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत पावरफुल योग बन रहा है। उस समय पे मोदी जी की राहु की महादशा शुरू हो जाएगी। राहु भी राजनीति का ही कारक है, शार्प ब्रेन का कारक है, और उनकी कुंडली में
राहु राजयोग कारक है, तो ये उनका राजयोग कंटिन्यू रहेगा और 2029 के इलेक्शन में वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अच्छा। सरकार वही बनाएंगे और उस चुनाव में जो मेरी गणना जाती है 338 सीट से ज़्यादा जीतेंगे अगर ये पार्लियामेंट रही। अगर जो रीऑर्गेनाइज हो गई वन नेशन वन इलेक्शन जो सीटें हैं वो 850 होने वाली हैं, वो हो गई तो प्रो रेटा बढ़ेंगी, उसी हिसाब से बढ़ेंगे। तो हमने देखा है पिछले जो 11 साल का कार्यकाल रहा है उसमें एक बड़े ही सशक्त तरीके से देश आगे बढ़ा है। तो मोदी जी के नेतृत्व में 30 का जो दशक आप देख रहे हैं देश के लिए, वो कैसा देख रहे हैं? और भी ज़्यादा मजबूत होगा। उस समय तक जो है 2030 तक हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। हमारी सेनाएं भी हो सकता है कि संसार का तीसरी शक्ति हो। अच्छा। और गेम्स में, स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत आगे बढ़ेंगे, एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन होगा बहुत ज़बरदस्त, एनिमल हस्बेंड्री में भी होगा। और ये जो हमारा आईटी सेक्टर है, एआई, और जो ये अभी माइक्रोचिप्स की बात हो रही है उसमें भी हम मेजर प्लेयर होंगे 2030-31 तक। अच्छा। यानी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एआई, मिलिट्री हार्डवेयर, ये महाशक्ति बन के उभर रहे हैं हम। तो अब हिंदुस्तान की, भारत की ही अगर बात करें इन रिलेशन टू द ग्लोबल पॉलिटी, तो किससे आप देख रहे हैं 2026 में ख़ास तौर पर किस एक देश से संबंध और प्रगाढ़ होंगे, और कौन सा एक ऐसा देश है जिससे कूटनीतिक तौर पर बच के रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए? हमारे जो संबंध हैं जी, जर्मनी और इटली से और ज़्यादा मजबूत होंगे। अच्छा। और यूरोपियन कंट्रीज़ भी हमारे क्लोज आने की कोशिश करेंगे। और जो हमें संभल के रहना है वो जो हमारे आस्तीन के सांप हैं, पाकिस्तान वेल नोन है, हमने कभी उससे दुश्मन नहीं माना, जी जी। प्रेफर्ड नेशन का स्टेटस भी दिया हुआ था। ये तो उसकी जो है जहालत है कि वो हमें दुश्मन मानता है, और ये जहालत उसकी जितनी बढ़ती जा रही है उसकी बर्बादी उतनी ज़्यादा होती जा रही है। और 2030 तक हम देखेंगे वो 3 या 4 टुकड़ों में बढ़ चुका होगा। अरे ये आपने बहुत भारी प्रेडिक्शन कर दी है। और हमें बच के रहना है चाइना से, क्योंकि जिसकी रिलायबिलिटी नहीं है जी, वो प्रूवन है कि वो जब से हम आज़ाद हुए हैं समय समय पे हर सरकार ने उससे अच्छे रिलेशन की कोशिश की है, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी बिल्कुल नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए कभी मीठा बनता है और फिर जो है दगाबाजी करता है। उससे बहुत संभल के रहना है। और एक हैं नॉर्थ कोरिया के सज्जन, उनका भी भरोसा नहीं करना है। क्या 2026 में कोई ऐसे वॉर लाइक सिचुएशन हिंदुस्तान के लिए दिख रही है आपको? देखिए, बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है जी कि हम शांति के पक्षधर हैं, हम न्यूट्रल नहीं हैं, जी, हम शांति के पक्षधर हैं। और ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का युग है। जी। लेकिन मेरे मानने से क्या होता है, आप इस बात पे आ ही नहीं रहे हैं, आप इस बात को मान ही नहीं रहे। आप आतंकवाद पे जो है मतलब छाए हुए हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, हमारा बुरा करना चाह रहे हैं। तो हमें मजबूरी में वार तो करनी पड़ सकती है। अच्छा, सिंदूर पार्ट 2 हो सकता है पॉज पे है, वो देखने को मिल सकता है जून के लगभग। तो अब ये तो हो गई देश विदेश की बातें और राजनीति की बातें।
आपने तो बहुत सारे लोगों के चार्ट्स देखे हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। कोई एक रियल लाइफ स्टोरी जो आप शेयर करना चाहें, नाम लेके या बिना नाम लिए, जो जिनकी ज़िंदगी एकदम बदल गई और वो आज तक आपके लिए केस स्टडी है, वो आज तक आपको बहुत मानते हो, ऐसा कोई एक इंसिडेंट्स आपके इस ज्योतिष का जो आपका दखल रहा है पिछले 20 एक साल से? नहीं, ये 1975 ऑनवर्ड्स। ओ माय गॉड, 50 एक साल के आसपास, 50 साल से ऊपर से। तो उसमें कोई एक किस्सा जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, ऐसा है कि एक नहीं, ऐसे हजारों किस्से। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात। और जिस तरह पॉडकास्ट में हमने जनरल उपाय बताए, जी, मेरे जनरल उपाय करके बहुत से देश विदेश से लोगों ने मुझे मैसेज दिए कि उनके बड़े बड़े फंसे हुए काम हो गए। और यहाँ मैं बताऊँ मीरा रोड की बात, कि 1.5 साल पहले की बात होगी। एक लड़की का फ़ोन आया, बड़ी डिप्रेशन में थी। कहती, गुरुजी मैं पिछले 2 साल से डिप्रेशन में हूँ, घर पे हूँ, बाहर कभी निकल नहीं पाती, सुसाइडल टेंडेंसी हो गई है, लाखों रुपया इलाज पे खर्च हो गया है, तबीयत। तो कहती मैंने आपका गूगल में देखा। फिर मैंने कहा भेजो डिटेल। हमने अध्ययन किया, वैदिक के भी उपाय बताए, लाल किताब के भी कुछ उपाय बताए। और उसमें एक उपाय ये था कि 4 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल नदी या समुद्र में प्रवाहित कर दो। तो मीरा रोड से खाड़ी जो है नज़दीकी, बगल में है। चौथे दिन जब वो प्रवाहित करके आती है तो मेरे पास फ़ोन आता है, गुरुजी चमत्कार हो गया। मैं अपने को बिल्कुल नॉर्मल फील कर रही हूँ, और आज मैं बाहर घूम के भी आई हूँ। मतलब 1600 ग्राम चने की दाल मान लो 150 रुपये की हुई होगी, उसके पहले वो लाखों रुपए इलाज में खर्च चुकी। क्योंकि जब राहु और केतु बीमारी देते हैं ना, मिस्टीरियस देते हैं, डिटेक्ट नहीं होती है। वो लाल किताब हेल्प करती है, डिटेक्ट हो गई, उपाय हो गया। और कुछ दिन बाद वो कहती मैंने नौकरी भी फिर से ज्वाइन कर ली। अब वो इतनी आभारी है। एक फ़ोन आता है मुझे न्यूजीलैंड से, वो लड़की कानपुर की है, हमारे शहर से। आपके शहर की है? जी जी, हम कानपुर के हैं। तो लगता है कानपुर वालों से कुछ प्रेम ज़्यादा ही है। तो वहाँ अपने हस्बैंड के साथ है। अच्छा। तो कह रही कि मैंने यहाँ आके यहाँ की पढ़ाई भी की, जिससे नौकरी मिलती मुझे। हस्बैंड की नौकरी है, गुजारा चल रहा है, पर मैं जहाँ वो यहाँ की डिग्री लेने के बाद भी जहाँ जाती हूँ फाइनल राउंड में रिजेक्ट हो रही। और यहाँ इतनी महंगाई है कि एक सैलरी से परिवार नहीं चलता है जब तक दोनों अर्निंग नहीं हो। और बहुत परेशानी में 7-8 महीने से थी। और कहती जो आपका पॉडकास्ट देखा, मैंने एक दिन ऐसे घुमा रही थी तो उसमें दिख गया, तो उसने सुन लिया। कहती उसमें वो सूर्य को जल देना, केसर लगाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, कहती मैंने शुरू कर दिया उसी समय से। केसर घर में था, कहती मैंने जैसे ही सुना पॉडकास्ट सुन के मैंने उसी समय लगाया और रोज़ लगाने लग गई। कहती हार्डली 15 या 20 दिन हुए थे ये सब करते, सामने से नौकरी की ऑफ़र आई और मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, सैलरी भी अच्छी है। और अब आप बताइए आपकी दक्षिणा कितनी है, और मैं आपको पूरे डिटेल भेज रही हूँ, और भी गाइड कीजिए। ऐसे एक नहीं सैकड़ों हज़ारों एग्जाम्पल हैं, यूएसए से हैं। तो ये भगवान की कृपा है और लाल किताब का और वैदिक का चमत्कार है। कोई श्रद्धा विश्वास से कर लेता है, उसको कुछ ना कुछ राहत तो अवश्य ही मिलती है। तो क्या कहना गलत नहीं होगा कि ये जो लाल किताब और वैदिक ज्योतिष का जो कॉम्बिनेशन है, यही आपको बाकी ज्योतिषियों से अलग बनाता है? कह सकते हैं आप, क्योंकि मैं दोनों में पूरा विश्वास करता हूँ और दोनों को साथ लेके चलता हूँ। और दोनों को जब साथ लेके इंटरप्रेट करते हैं तो एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है। वाह। हमने क्रिकेट की बात कर ली, राजनीति की बात कर ली। भारत में कहते तो हैं कि 2 चीज़ सबसे ज़्यादा चलती हैं, क्रिकेट और बॉलीवुड, पर राजनीति भी
आज की तारीख में उतना ही पॉपुलर है, लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। बॉलीवुड रह गया थोड़ा सा। बॉलीवुड पे अगर थोड़ी सी चर्चा करना चाहें, जैसे धुरंधर अभी रिलीज हुई, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। रणवीर सिंह है, हमारी एक मित्र हैं, उनके पिताजी हैं राकेश बेदी साहब, वो भी हैं इस फिल्म में। बहुत अच्छा कारोबार किया। आदित्य धर, अर्जुन रामपाल। अब इसका पार्ट 2 आने वाला है, जो कि आएगा आई थिंक मार्च या अप्रैल में आ रहा है। तो जो लोग इसमें हैं, उनके चार्ट के हिसाब से आप इस फिल्म का भविष्य आगे जो दूसरा पार्ट आ रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबका तो मुझे नहीं पता है जी। चार्ट, लेकिन जो लीड रोल में हैं जी, रणवीर जी, जी, उनका हमने देखा। अच्छा अच्छा। या तो उनका सिंह लगन है या कन्या लगन है, या तो वो मुझे जब तक एग्जैक्ट टाइम नहीं दी तो जो मैंने गेस किया। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है, उनकी राशि कुंभ है। कुंभ बहुत फिलोसफिकल और डीप राशि होती है, और इसकी पिछले 5-5.5 साल से जो साढ़े सती चल रही है वो जून 2027 में समाप्त होगी। अच्छा। और मुझे ध्यान आता है पिछले 4-5 साल में शायद थोड़े रणबीर जी डल गए हैं। बहुत ज़्यादा कोई हिट पिक्चरें नहीं दी हैं सो फार आई सी। आपके नॉलेज में हो तो बताइए। लेकिन ये उतरती साढ़े सती में धुरंधर जो रिलीज हुई, ये वाकई धुरंधर निकली, गजब की हिट हुई है, और गजब की उनकी एक्टिंग है। और अक्षय खन्ना ने भी कमाल किया है, राकेश बेदी ने भी कमाल किया है, सबने किया है। पूरी टीम होती है तब जाके चीज़ सामने ज़बरदस्त आती है। लेकिन जो चार्ट रणबीर जी का है और उनका जो उतरती साढ़े सती है, उनके सितारे बुलंद होते चले जा रहे हैं। ये अगले 7-8 साल तक छाए रहेंगे इंडस्ट्री में, बिंदास। अपने बॉम्बे की टर्मिनोलॉजी है बिंदास। और उसके बाद ये बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के रूप में अच्छा उभर के आएंगे। नामी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो जाएंगे ये अपने समय के उसके बाद। और ये समय इनका अच्छा है। इनकी अगली धुरंधर भी धुरंधर ही निकलेगी। क्या बात। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि इंडस्ट्री को भी ज़रूरत है बहुत सारे हिट्स की। इंडस्ट्री के लिए कैसा? और मैंने इनका वर्षफल भी देखा लाल किताब का। अच्छा। फिर मैंने कहा ना, मैं दोनों तरफ से सपोर्ट लेता हूँ। जी। वो भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट दे रहा है इस साल। चलिए, तो इंडस्ट्री के लिए जो मेरा सवाल था अगला, वो यही था कि इंडस्ट्री के लिए कैसा देख रहे हैं 2026? 2025 ठीक ठाक रहा, 24 थोड़ा सा डल था, 26 को कैसे देख रहे हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री? और 2026 फिल्म इंडस्ट्री के लिए 2025 से काफ़ी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि राहु केतु बहुत प्रबल हो रहे हैं। और राहु रूप बदलता है, फिल्मों में भी रूप बदले जाते हैं। हर फिल्म में अलग करेक्टर होता है, बंदा वही होता है लेकिन उसका करेक्टर अलग होता है। पता ही नहीं लगता पिछली फिल्म में यही था जो कर रहा है, बिल्कुल उससे अलग हो जाता है। तो ये राहु केतु के प्रभाव का वर्ष है। और इसमें शनि पूरे साल मीन राशि में ही है, स्टेबल है। राहु केतु भी 5 दिसंबर 2026 तक वहीं है जहां है। और गुरु जो है मिथुन में, कर्क में और सिंह में ट्रैवल करेंगे। तो कर्क इनकी उच्च की राशि आ जाती है। तो कुल मिला के इंडस्ट्री के लिए 2026 में बहुत आशाएं हैं। अब क्योंकि आपने बताया था कि एग्जैक्ट कुंडली चाहिए होती किसी का भी प्रिडिक्ट करने के लिए, तो अगर मैं नाम लूँ, जैसे बच्चन साहब हो गए, रणबीर आलिया हो गए, शाहरुख खान साहब हो गए, इनके लिए क्या आपके पास कोई प्रिडिक्शन है या कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, अमिताभ बच्चन जी का जो डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942, इलाहाबाद, शाम को 4 बजे। इनका शायद ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। और इनकी कुंडली कुंभ लगन की है और तुला राशि की है, लिब्रा। ये शुक्र की बहुत पावरफुल मूल त्रिकोण राशि है और इंडस्ट्री चलती ही शुक्र पे है। और आपको जान के खुशी होगी, 2014 से 2034 तक अमित जी की शुक्र की महादशा है।
और शुक्र जो है इंडस्ट्री का कारक है। आप देखिए 2014 से इनकी जर्नी फिर से रिकॉल कीजिए, जी, जी, जी। ये राइजिंग मोड में है और 2034 तक ये फिर छाए रहेंगे। यानी इंडस्ट्री की औकात नहीं है कि इनको छोड़ दे। जब तक इनकी सांस में सांस है, इंडस्ट्री को इनसे आस है वाह, और इंडस्ट्री में इनका फिनोमिनल कंट्रीब्यूशन जारी रहेगा। 2034 भगवान तक। इनको दीर्घायु दें, यही हमारी शुभकामना है। जी, जी। और नववर्ष इनके लिए शुभ हो और ये इसी तरह छाए रहेंगे और इनके बिना इंडस्ट्री की आज कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगला किस पे बात कर रहे हैं? और आप आगे बात कर रहे हैं शाहरुख साहब? सलमान खान की। सलमान साहब, हाँ, अरे वाह, क्या सलमान जी का जन्मदिन आने वाले 27 दिसंबर जी। को। ये 60 के हो रहे हैं, जी, पर ये सठिया नहीं रहे। आज भी 25 साल के लड़के की तरह स्मार्ट हैं। बिल्कुल, उनसे तो ज़्यादा। हम पहले तो आपके इस प्लेटफॉर्म से इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आगे भी इसी तरह हंसते मुस्कुराते और सबका मनोरंजन करते रहें। और इनका जो न्यूमेरो चार्ट है बहुत अच्छा है, पावरफुल है और इनका मूलांक 9 बनता है, भाग्यांक 6 बनता है और इनकी भी बुध के अंदर शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और इनकी राशि भी कुंभ है। अगर हम इनका नाम देखें सलमान, जो स शब्द है ना वो कुंभ राशि का ही है। कोइंसिडेंटली इनका नाम भी कुंभ राशि पे और इनकी राशि भी कुंभ है। वाह। और ये उत्तरती साढ़े सती में है, राइजिंग मोड में है और ये आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और इंडस्ट्री की औकात नहीं है कि इनको छोड़ सके। अच्छा, ये भी अभी लंबी रेस के घोड़े हैं। क्या बात। 26 मतलब बढ़िया जाने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगली बात आमिर खान की करना चाहेंगे। आमिर खान साहब जी। इनका न्यूमेरो चार्ट तो गजब का है। अच्छा, 9 में से सिर्फ एक ही मिसिंग नंबर है, 7। अच्छा। और उसकी जो कमी है वो आप कुत्ते की सेवा करके, पेट रख के डॉग को वो कर सकते हो। और जहाँ तक मैंने कुछ साल पहले इनको यहाँ देखा था, कार में जा रहे थे, आगे इनके अगली जो कुत्ता भी बैठा था, तो ये शायद कुत्ता पालते हैं, तो इनकी वो कमी भी यहाँ पूरी हो जाती है, उसका इलाज हो जाता है। और इनकी जो महादशा चल रही है चंद्रमा की चल रही है और जो इनकी राशि है कर्क है। बहुत क्रिएटिव होती है। चंद्रमा की अपनी राशि है कर्क और जो है ये ओवरऑल हॉरोस्कोप इनका बहुत स्ट्रांग है और चंद्रमा में अभी बुध चल रहा है। ये और अच्छी से अच्छी फिल्में देंगे आगे आने वाले समय में। लेकिन लाल किताब का एक रहस्य मैं इनको बता दूं, अगर ये कब्रिस्तान में एक हैंडपंप लगवा दें तो इनके सितारे और बुलंद हो जाएंगे। क्योंकि कुछ अभी ऐसी खबरें आनी कि काफ़ी फिल्में इनकी होल्ड पे चली गई हैं, कैंसिल हो गई हैं, तो वो सब आप कह रहे हैं कि वापस पटरी पे आ जाएगा मामला दूसरा से। पर उसके साथ मैंने कहा ना, कब्रिस्तान में एक हैंडपंप बोरिंग करा के, हालांकि आज हैंडपंप का ज़माना नहीं, यूज़ भी नहीं है, लेकिन लाल किताब का उपाय है। अगर ये कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे। और तो ये बहुत कुछ करते ही है, जी जी जी, अच्छे अच्छे काम, पर ये उपाय अगर ये करेंगे तो ये सटीक जिसको बोलते हैं। अगला किसका हम लोग बाँच रहे हैं? रणबीर आलिया? रणबीर तो हो चुके। अगली बात करते हैं हम शाहरुख खान। आप शाहरुख खान साहब जी। शाहरुख खान साहब की बात करते हैं और ये इनका प्रोडक्शन हाउस भी बहुत स्ट्रांग है और इनका बेटा हीरो बन के आ ही गया है। तो इनकी जो न्यूमेरो चार्ट है वो भी काफ़ी अच्छी है। इनका मूलांक 2 है, इनका भाग्यांक 7 है और सॉरी, इनकी जो महादशा भी चल रही है वो बुध की चल रही है और बुध इनके भाग्य भाव का स्वामी होके धन भाव में गया हुआ है मंगल और केतु के साथ। तभी ये बोलते बहुत बढ़िया, लेकिन केतु वहाँ होने की वजह से हक लाते हैं।
चाहे वो एक्टिंग के लिए ही। और इनके गुरु मैंने अभी बताया था पक्के घरों में, जबकि गुरु अगर नवम में होता है तो बंदा अलग ही दिखता है। इनके गुरु नवम में, यहाँ से मैं इंटरप्रिटेशन लेता हूँ वैदिक और लाल किताब दोनों की। गुरु इनका नवम भाव में है, तो नवम भाव की तो हमने बहुत चर्चा की है। और बुध जो है मीडिया का, फिल्म इंडस्ट्री का कारक में आता है। राहु और बुध डोमिनेट करते हैं, और बुध की महादशा इनकी 2042 तक है। अभी हम 2025 में हैं। 17 साल की महादशा लगभग अभी शुरू हुई है अगस्त 2025 में। तो ये रूल कर रहे हैं और रूल करते रहेंगे, एश्योर्ड है। बादशाह ही रहेंगे। हाँ, पर ये छोटी जो कन्या विद्यालय होते हैं ना, खास करके कन्या विद्यालय, छोटे छोटे बच्चों के प्राइमरी वाले, उसमें उस विद्यालय में जितनी सेवा करते रहे, मतलब हर कोई हेल्प करते रहे, इनका बुद्ध और बढ़िया खिल के आएगा। ओके। हमने अपना भी भेज दिया होता तो हम यहीं पे बचवा लेते अपना, लेकिन कोई नहीं, हम कोई बात नहीं, अगले पॉडकास्ट में बचेंगे जी। अब आप किसी और का बताना चाहेंगे? नहीं, हो गया, सब मेन सारे कवर हो गए जी। अब रैपिड फायर, और मुझे शक था कि ये सब आप पूछेंगे, इसलिए मैं होमवर्क करके आया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब रैपिड फायर, थोड़ा सा रैपिड फायर, मतलब ज्यादा फायर नहीं करते ना, सलामत रखना मेरे को। एक मिनट के आंसर, 2 मिनट के। 2026 बूम बस्ट या बैलेंस, कैसा रहेगा? बैलेंस। फायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे, आपको संभल के चलना है, मतलब, है ना? ठीक है। तो सर, गोल्ड बाय, होल्ड या सेल? देखिए, 2025 के बिगिनिंग में जब ये 80,000 था जी, तब भी मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था ये बढ़ेगा जी, और अभी एक 30 के आसपास चल रहा है। काफ़ी अच्छा इसने जो है उछाल दिया है। और अभी जो हम 2026 में भी वर्ल्ड की मुंडेन अफेयर में जो अनस्टेबिलिटी देख रहे हैं, उथल पुथल देख रहे हैं, एंड इट इज़ द रियल हार्ड करेंसी। आप सोने का सिक्का लेके उसको यूं यूं कर सकते हो, $100 के नोट को तो यूं यूं कर दोगे, 100 के नोट को भी कर दोगे। तो दिस इज द रियल हार्ड, जिसको आप ऐसे भी नहीं कर सकते। तो इसके भाव उछलेंगे और आपको 2026 का एंड होते होते लगभग एक 70-80 के बीच के भाव दिखेंगे पर 10 ग्राम। ओके, मतलब बाय कर लें और रखे रहें, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, थोड़ा बहुत करेक्शन आए, घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप इन्वेस्ट करके रखें। बिटकॉइन क्या मेल्टडाउन होगा, बूम आएगा, या कैसा रहेगा? जैसे मैंने अभी बताया कि मई से लेके अगस्त तक इसमें बूम आएगा और ईयर एंड में थोड़ा करेक्शन आएगा। 2026 मेल्टडाउन जैसा कुछ नहीं है, आप देख रहे हैं? मेल्टडाउन जैसा बहुत नहीं है। हाँ। 2026 में इंडिया को कैसे देख रहे हैं? स्टेबल देख रहे हैं या शेकी देख रहे हैं? राइजिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या बात है, ना तो स्टेबल ना तो शेकी, बल्कि राइजिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहा हूं, क्योंकि जो हमारी पॉलिसीज है, लीडरशिप क्वालिटी है, और जिस तरह से हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, और देश एकजुट है, और देश में जो आवश्यक सुधार हैं वो किए जा रहे हैं, उन सबके बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। और ये हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन वाइज एंड द डेमोक्रेसी वाइज, वो इसको पूरी ताकत देती है आगे बढ़ने के लिए। जो लोग प्रेम ढूंढ रहे हैं बहुत समय से, या जीवन साथी ढूंढ रहे हैं बहुत समय से, उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम देखें कि जिनकी मिथुन राशि है जी, कर्क राशि है, सिंह राशि है, वृषभ है, तुला है, धनु है, यानी अधिकांश राशियों के लिए ये प्रणय प्रसंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपको मैं गहरा भेद बताता हूँ। 2026 में डिजिट बताइए कौन कौन से आते हैं? 2026 में 2, 0, 2, 6, 6, 2, 8, 10, 1 नंबर 1। तो वैसे राजा का साल हो जाता है, क्योंकि एक जो है जो सूर्य का साल है। तो अगर न्यूमेरो से जाते हैं, 2 चंद्रमा का नंबर है, फिर 2 आया दोबारा, चंद्रमा का नंबर है, और 6 जो शुक्र का, बड़ी खूबसूरत महिला होती है। यानी इस एक के पीछे 3 सुंदर महिलाएं छुपी हुई हैं। अच्छा। उनको जोड़ के बना ना ये एक सिंगल डिजिट पे ला। जी।
लेकिन जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं 2 बार 2 है, हाँ, और 1 बार 6 है। जी। तो महिलाओं के लिए साल बहुत अच्छा है और पढ़ने प्रसंग के लिए भी अच्छा है। ब्यूटी पार्लर के बिजनेस भी बहुत बढ़ते हुए नजर आएंगे। सौंदर्य प्रसाधनों की बिक्री भी बढ़ती हुई आपको दिखेगी। सौंदर्य प्रतियोगिताएं जो हैं बड़ी पॉपुलर और होंगी, वैसे भी हैं और भी होंगी। सुंदर महिलाओं के लिए तो बहुत सुंदर ही वर्ष है। क्या बात है। तो ये सारी बातें निहित हैं इसमें। तो अब राजा का साल है, राजा अनुशासन भी चाहता है, तो भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आपने राशियां बताई जिनके लिए प्रेम प्रसंग के हिसाब से इस साल अच्छा रहेगा। किन राशियों के लिए पैसे के हिसाब से इस साल अच्छा होगा? उन्हीं राशियों के लिए। अच्छा, उन्हीं के लिए जिनके जब वो फेवरेबल आता है ना, कई चीजों में फेवरेबल आ जाता है। अच्छा, अब ये बताइए कि 2026 में जियो पॉलिटिकल हॉटस्पॉट कौन सा देश रहेगा? 2026 में कौन सा ऐसा देश होगा जो जियोपॉलिटी के हिसाब से एकदम सेंटर में रहेगा? जैसे इस समय आप मान लीजिए रशिया सेंटर में है, क्योंकि युद्ध चल रहा है, इधर अमेरिका रशिया के नाम पर दूसरों के बिल फाड़ रहा है, तो रशिया एक तरह से रशिया और अमेरिका सेंटर में है। 26 में कोई देश ऐसा आपको दिख रहा है जो जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं ये सेंटर में आ जाएगा? देखिए, ऐसा है कि ट्रायंगल बन जाएगा। अच्छा, अभी रशिया और यूएस है, हाँ जी, इसमें कूदेगा चाइना। हाँ, तो यही इसमें और ज्यादा एडिशन हो जाएगा। मतलब चाइना का जाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि वर्ल्ड टेंशन बढ़ने वाली है। मतलब चाइना को आप देख रहे हैं, उनका रोल और सामने से अब खेलेंगे वो। जी हाँ, वो कूदेगा इसमें। कूदेगा जी। एक लाल किताब की कोई रेमेडी 2026 में जो आपके हिसाब से आपको लगता है सब लोग कर लें, जिसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा इससे? देखिए, एक तो जो मैंने अभी बताई जी, उसका संविधान है, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें, यानी कायदे में रहें तो फायदे में रहेंगे। दूसरा, ये राजा का साल है, सूर्य को जल देते रहें, हम वर्णन कर चुके। गाय की सेवा करते रहें, माता पिता के चरण छुके आशीर्वाद लेते रहें। क्या बात। एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस 2026 में जो लोग करें जिससे फायदा होगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जैसे ध्यान लगाना हो या रोज कोई पाठ करना है, कोई एक ऐसी चीज जो आपके हिसाब से? जी हाँ, ध्यान लगाने के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम जी जो है वो प्रतिदिन पाठ करें। ये प्रत्येक के लिए है, क्योंकि गुरु अतिचारी है, 3 राशियां बदल रहा है, वक्री भी हो रहा है। तो अगर हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहेंगे तो हमारा साल अच्छा जाएगा। 2026 का एक शॉर्ट में प्रेडिक्शन की अपॉर्चुनिटी है, वार्निंग है या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है? ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, और इसमें आत्मचिंतन और अनुशासन बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, चर्चा तो ये तो ऐसी चीज़ है जिसमें मेरा इतनी रुचि है कि मैं अगर अपने पे आ जाऊंगा तो फिर नाम ले लेके आपसे पूछना शुरू कर दूंगा और एक दिन पूरा कम पड़ जाएगा। लेकिन इस सीमित समय में जो आपने हम लोगों के साथ सुझाव और अपने विचार और ज्ञान साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि जो बातें आपने बताई हैं और जो उपाय आपने बताए हैं, ना केवल वो लोग जो विश्वास करते हैं इस विद्या में, बल्कि वो लोग भी जो विश्वास नहीं करते हैं, उनके पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है अगर वो उन उपायों का थोड़ा थोड़ा पालन कर लें, बिना इस बात को माने कि भाई ये क्या कर रहे हैं। हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतने सारे अच्छे उपाय जिससे लोगों का सिर्फ फ़ायदा ही हो सकता है, कोई नुकसान नहीं होना है, वो साझा करने के लिए, ताकि लोगों के जीवन में बदलाव आ सके, सकारात्मक बदलाव आ सके, वो साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी शुभकामनाएं हैं 2026 के लिए हमारे सभी श्रोताओं को, देशवासियों को। और हमारी यही मनसा रहती है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वाह, सर्वे सन्तु निरामय। वाह, जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार सर।